स्कूल का बुली सबसे बनने के लिए मजबूर स्कूल का बुली सबसे बड़ी फीमेल विलेन को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर करता है। वह राजी होने के बजाय मरना पसंद करेगी। स्कूल बुली के तौर पर वो हर दिन लोगों से उसकी पिटाई करवाता है, उसे तब तक पिटवाता है जब तक वो मान न जाए। स्कूल बुली की यादें पूरी तरह से अपने अंदर लेने के बाद फीमेल विलेन को पिटते हुए आधा घंटा हो चुका था। सिस्टम ने अचानक मुझे याद दिलाया, होस्ट, अगर आप जाकर उसे नहीं बचाते हैं तो मेल प्रोटेगोनिस्ट जल्द ही आ जाएगा और चीजें ऐसी हो जाएंगी जिन्हें सुधारा नहीं जा सकेगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और युवाओं के उस उपद्रवी ग्रुप से रुकने के लिए कहा, ठीक है सब लोग, जो कर रहे हो उसे रोक दो। इस पल म्यू वांटिंग पिटाई की वजह से धूल से सनी हुई थी और वो मुझे ठंडी नजरों से घूर रही थी। सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि विलन का करंट फेवरेबिलिटी स्कोर 91 है। जिस पल उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 100 होगा वही मेरा आखिरी पल होगा। मैं जल्दी से नीचे झुका, अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला ताकि उसका चेहरा साफ कर सकूं और असंतोष में बुदबुदाया, मैंने तुमसे सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था। तुमने उसे सच में क्यों मारा? म्यू वांटिंग कोई बेवकूफ नहीं है। वह जानती है कि मैं नाटक कर रहा हूं, इसलिए मैंने फिर सुना। विलन की फेवरेबिलिटी 92। मैंने जल्दी से अपने बगल के गुर्गों से कहा, तुम सब चले जाओ, मुझे इसे खुद संभालने दो, मैं तुम लोगों को किसी और दिन मील ट्रीट दूंगा। विलन की फेवरेबिलिटी 93। क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ 2 सेंटेंस बोले। फेवरेबिलिटी स्कोर गिरता क्यों जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि म्यू वांटिंग कोई कदम उठाने की तैयारी कर रही है? मैंने टिश्यू पकड़े रखा, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी लड़खड़ाती हुई आकृति को देखता रहा। शायद दर्द बहुत ज्यादा था। वह लड़खड़ाई और लगभग गिर ही गई थी। मैं उसे सपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ा। मैंने सिर्फ उस जवान लड़की को ठंडी हवा की एक तेज सांस लेते सुना। विलन की फेवरेबिलिटी 94। मैंने नीचे देखा और पाया कि मैंने उसका घायल हाथ पकड़ रखा था। मैंने सावधानी से पूछा, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? जैसे ही मैं समझाने वाला था, म्यू वांटिंग ने मेरा हाथ झटक दिया। उसकी टोन ठंडी थी, भले ही तुम अपने आदमियों से मुझे पिटवा कर मार डालो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सिस्टम की आवाज मेरे कानों में फिर गूंजी। विलन की फेवरेबिलिटी 95। मैंने आसमान की तरफ देखा और उससे 3 कदम की दूरी बनाए रखी। म्यू वांटिंग ने 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि मैंने उसे फिर पीछे खींच लिया। उसने अपना सिर घुमाया और मुझ पर चिल्लाई, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं आगे बढ़ा और उसके कपड़ों का कोना खींचा। मेरे चेहरे पर जो बेबसी वाला लुक था वो बिल्कुल भी नकली नहीं था। म्यू वांटिंग, मुझे पता है कि मैं गलत था। म्यू वांटिंग ने मेरा हाथ हटा दिया। मैं लगातार उसके पीछे पीछे चलता रहा, सावधानी से पूछते हुए, क्या तुम मुझे इसे सुधारने का एक मौका दे सकती हो? म्यू वांटिंग हंसी, क्या अब वार्म और जेंटल होने का नाटक कर रहे हो? गुस्से, क्या तुम घिनौने नहीं हो? अगर तुम वाकई इसकी भरपाई करना चाहते हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सबसे अच्छा होगा कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। म्यू वांटिंग की आंखों में न छिपने वाली नफरत थी। मैं कुछ और कहना चाहता था, तभी मैंने कुछ युवाओं को यहाँ की स्थिति देखते हुए पाया। एक नज़र में ही मुझे पता चल गया कि कुछ बुरा होने वाला है। असली मेल प्रोटेगोनिस्ट आ गया है। गुस्से, तुम फिर से लोगों को क्यों बुली कर रहे हो? बेशक मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं था, अपने काम से काम रखो। विलन की फेवरेबिलिटी 96। वार्निंग, विलन की फेवरेबिलिटी क्रिटिकली गिरकर कोलैप्स थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई है। मुझे उम्मीद है कि होस्ट सबसे बुरे हालात के लिए तैयार है। मैंने अपने दांत पीसे। ये वार्निंग सुनकर मैंने अचानक अपना सिर घुमाया और बिना किसी एक्सप्रेशन वाली म्यू वांटिंग को घूर कर देखा। लिन स्यूवन का चेहरा मेरी बातों से गुस्से में लाल हो गया, लेकिन वो इस बात से भी डरा हुआ था कि मैं म्यू वांटिंग के साथ कुछ कर दूंगा। इसलिए वो तुरंत हमारे बीच खड़ा हो गया, अपने हाथ फैलाकर जैसे कोई मुर्गी अपने चूजे की रक्षा कर रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और स्टूडेंट वांटिंग के बीच क्या हुआ है, लेकिन मेरे रहते दोबारा उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना। विलन की फेवरेबिलिटी 98। 99। बस बहुत हुआ। ये मैंने सिर्फ सिस्टम को उसकी परेशान करने वाली वार्निंग्स के लिए नहीं कहा था, बल्कि लगातार बकबक करने वाले लिन स्यूवन को भी कहा था। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार एस रैंक मिशन को चैलेंज कर रहा हूं और म्यू वांटिंग जैसे मुश्किल इंसान से पाला पड़ गया। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिशन फेल हो जाएगा, मुझे प्रिमिटिव सिस्टम में वापस फेंक दिया जाएगा और फिर से सबसे निचले लेवल से ऊपर चढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी रीसेट नहीं हुआ हूं। जब मैं कैनन फॉडर मामूली किरदार हुआ करता था, तब मैंने किस तरह की मौत का अनुभव नहीं किया। मेरी भी अपनी एक पर्सनैलिटी है। मेरी टारगेट की फेवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए मुझे कुचलने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। चूंकि मैंने अपना मन बना लिया है तो मैं पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लूंगा, बाकी सब भाड़ में जाए। मैंने लिन स्यूवन को एक हाथ से उठाया और एक तरफ धकेल दिया। उसे हिकारत से देखते हुए मैं उपहास के साथ मुस्कुराया, क्या तुम इसे संभाल भी पाओगे?
मैं उसे जैसे चाहूं वैसे बुली करूंगा। मैं तो उसे पूरी लाइफ बुली करना चाहता हूं। तुम और मैं एक ही स्कूल में भी नहीं पढ़ते। अगर मैं उसे स्कूल में पीटूं तो क्या तुम कुछ कर पाओगे? अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास काबिलियत होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है। ऐसे में लोग ये कहेंगे, अब से जब तक मैं यहां हूं म्यू वॉन्टिंग के सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। मेरी इस लंबी स्पीच के बाद म्यू वॉन्टिंग की फेवरेबिलिटी बिल्कुल नीचे गिर गई थी। लेकिन जब मैंने लिन स्वेन के डरे हुए एक्सप्रेशन देखे तो मुझे अकथनीय खुशी महसूस हुई। मेरा ओरिजिनल मिशन विलेन को बचाने का था। अब मुझे लग रहा है कि मैं खुद एक असली विलेन हूं। मैंने अपना सिर झुकाया और म्यू वॉन्टिंग पर एक नज़र डाली, बिना इस बात की परवाह किए कि वो क्या सोच रही है, और उसे घसीटते हुए ले गया। लिन स्वेन ने मेरा रास्ता फिर रोका, म्यू वॉन्टिंग की ओर चिंता से देखते हुए और उखड़ी हुई सांसों के साथ कहा, मुझे बताओ, तुम स्टूडेंट वॉन्टिंग को जाने देने के लिए क्या लोगे? उसे जाने दूं? मैं भी उसे जाने देना चाहता हूं। लेकिन क्या सिस्टम मुझे जाने देगा? इस वक्त मैं कसाई के तख्ते पर रखी एक मछली की तरह हूं जो बस इंतजार कर रही है कि तुम सावधानी से मुझे मेरे रास्ते पर भेजने का प्लान बनाओ। मैंने बेरहमी से जवाब दिया, अपने सपनों में सोचो, अगर मैं मरा भी तो म्यू वॉन्टिंग को अपने साथ खींच कर ले जाऊंगा। मैं आगे बढ़ा और लिन स्वेन को जोर से धक्का दिया। मैं अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। म्यू वॉन्टिंग रुकी, अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाना चाहती थी। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और बिना किसी गर्माहट के मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में धमकी दी, तुम उसे पसंद करती हो, है ना? म्यू वॉन्टिंग का शरीर सख्त हो गया। आखिर इस रिएक्शन को समझा जा सकता था। ओरिजिनल सेटिंग में म्यू वॉन्टिंग लिन सुवन की लाइफ में एक सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर के तौर पर उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। मैं मुस्कुराया और बात जारी रखी। उसके डैड की कंपनी ने एक बार मेरी फैमिली के साथ काम किया था, उनकी जैसी छोटी कंपनी। मेरे पिता को उसे कुचलने के लिए बस एक उंगली की जरूरत है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ बदकिस्मती झेले तो तुम बिल्कुल मेरे साथ ना आने का फैसला कर सकती हो। उस पल म्यू वॉन्टिंग की नज़र एक तेज चाकू की तरह थी। लिन सुवन की नज़रों से दूर होने के बाद मैं सड़क किनारे खड़ा हुआ और फैमिली ड्राइवर को फोन किया। म्यू वॉन्टिंग ने अपने स्कूल बैग को कसकर पकड़ा और मुझसे पूछने के लिए मुड़ी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैंने बिना दोबारा सोचे मना कर दिया। आखिरकार तुम बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं हो, लेकिन खुशनसीबी से मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से दूसरे लोग दुख झेलें, है ना? स्टूडेंट म्यू वॉन्टिंग ने अपनी भौएं सिकोड़ी और भारी आवाज में कहा, गू सिचिन, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? लिन सुवन और मैं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते और मैं उसे पसंद भी नहीं करती। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। क्या ऐसा है? ठीक है फिर, मैं अभी अपने डैड को फोन करता हूं। मैं वैसे भी परेशान था लिन सुवन से काफी समय से। चूंकि तुम भी उसे पसंद नहीं करती हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर कि मैं वाकई कॉल करने वाला हूं, म्यू वॉन्टिंग ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया जब मैं नंबर डायल करने ही वाला था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसने कांपती हुई भारी आवाज में मुझसे पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझमें ऐसा क्या खास है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें मेरा ये चेहरा पसंद है ना? ऐसा कहने के बाद वो अचानक पागल हो गई और अपना ही चेहरा खरोंचने लगी। मैंने उसे रोकने के लिए जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया। म्यू वॉन्टिंग ने मुझे फिर से पीछे धकेल दिया। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। क्या तब तुम मुझे जाने दोगे? ये औरत वाकई एक सनकी है। मुझे शुरू से ही ये पता था, लेकिन मुझे कभी इतना सीधा अनुभव नहीं हुआ था। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक इंसान के तौर पर पसंद करता हूं। क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही हो? म्यू वॉन्टिंग मुझे घूरने लगी। काफी देर बाद उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे हवा के साथ बह रही हो। अगर तुम यही चाहते हो तो तुम इसे भूल सकते हो। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और सख्ती से कहा, अगर तुमने मरने के बाद खुद को मारने की हिम्मत की तो मैं जाकर तुम्हारी मां को प्रताड़ित करूंगा। म्यू वॉन्टिंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, गू सिचें, अब और परेशानी खड़ी मत करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। इस पर ड्राइवर आ गया। मेरा दिल उथल पुथल में था, लेकिन मेरा चेहरा भावहीन रहा, जिससे किसी के लिए भी ये समझना नामुमकिन था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने म्यू वॉन्टिंग को पीछे की सीट पर धकेला और बिना किसी इमोशन के ड्राइवर से कहा, जंगचेंग हॉस्पिटल चलो और मेरे प्राइवेट डॉक्टर को कॉल करो। म्यू वॉन्टिंग ने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं कहा। उसका पीला चेहरा कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने अपनी ठुड्डी को छुआ। ये स्थिति म्यू वॉन्टिंग के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी प्लान तैयार किया था उससे बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। मैंने उन शब्दों को याद किया जो मैंने अभी कहे थे। वे वाकई बहुत ज्यादा शातिर थे। ये इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिशन फेल होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा दोबारा शुरुआत करना है, लेकिन अगर टारगेट मर जाता है तो इसे अनुचित सुरक्षा माना जाएगा और मेरी सेल्फ अवेयरनेस तुरंत मिटा दी जाएगी। खैर, बिना चेतना के मैं एक चलती फिरती लाश की तरह हो जाऊंगा। मैं कांप उठा। किसी भी तरह से मुझे मरना ही है। मेरे पास अभी भी 1 महीना है।
मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने फेवरेबिलिटी के बारे में सोचा और अचानक मेरा और कोशिश करने का मन नहीं रहा। मैं बस एक सॉल्टेड फिश, बेजान इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। मैं कार में पीछे की ओर झुक गया, खामोशी में दुख झेलते हुए। मुझे ओरिजिनल ओनर की गलतियों का नतीजा क्यों भुगतना पड़ रहा है? अगली बार जब कोई मिशन दिया जाए तो क्या तुम मुझे पकड़ने के लिए कोई मासूम विलन दे सकते हो? मैंने म्यू वॉन्टिंग को प्राइवेट डॉक्टर के हवाले कर दिया और मैं बेंच पर सिमट कर बैठ गया, म्यू वॉन्टिंग के फटे हुए स्कूल बैग को गले लगाकर। मुझे नहीं पता कि ये बैग कब से इस्तेमाल हो रहा है। नीचे पैच भी लगे हैं। असल में म्यू वॉन्टिंग बहुत बेचारी है। म्यू कॉरपोरेशन के बॉस म्यू चैंगशेंग ने उस समय पावर के लिए अपनी बचपन की प्रेमिका को छोड़ दिया था और एक अमीर जवान लड़की से शादी कर ली थी। उस समय उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रेमिका ये क्विंग प्रेग्नेंट थी। ये किंग अपने अनबॉर्न बच्चे को प्यार करती थी और 10 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उसने म्यू वॉन्टिंग को जन्म दिया। बड़ी मुश्किलों से उसे अकेले पाला। अचानक उस अमीर औरत ने कहीं से ये खबर सुनी और पर्दे के पीछे से अपनी चालें चली, जिससे माँ और बेटी के पास राजधानी में रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। म्यू वॉन्टिंग के बड़े होने के बाद वो अपनी माँ के साथ जांगचंग आ गई। मूल रूप से एक नई लाइफ शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसका सामना इस तानाशाह ओरिजिनल ओनर से हो गया। वाकई शांति का एक पल भी नहीं। जैसे ही मैं सोच रहा था कि आगे क्या करना है, मेरे प्राइवेट डॉक्टर जाओ चुअर टेस्ट रिजल्ट्स के साथ बाहर आए। उनके हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। मुझे डर था कि उन लड़कों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा और वे उसे गंभीर रूप से घायल कर देंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि म्यू वॉन्टिंग का फुल बॉडी चेकअप कराया जाए। जोशुआ के उदास चेहरे को देखकर मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। जोशुआ ने मुझे टेस्ट रिजल्ट सौंपते हुए समझाया, इस लड़की के शरीर पर कई नई और पुरानी चोटें हैं। उसकी एक पसली पहले टूटी हुई थी और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसकी सेहत भी खराब है। ये किसका बच्चा है जिसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता? ये सुनकर मैं खामोश रह गया। जो ने पूछना जारी रखा, उसके शरीर पर इन चोटों के बारे में क्या? मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। जो ने फिर पूछा, क्या वो तुम्हारी क्लासमेट है? मैंने अपने होंठ भींचे, उनके सामने सिर झुकाया और कहा, थैंक यू डॉक्टर जो। क्या अब मैं इसे ले जा सकता हूं? जो शुयुए ने अपनी घड़ी देखी और कहा, पहले मैं इसे एक आईवी ड्रिप दूंगी। इसे खत्म होने में लगभग 1 घंटा लगेगा। जोए ने एक पल के लिए मुझे देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गुसिचे, मैं जानती हूं कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसने तुम्हें बहुत प्रभावित किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम गुमराह नहीं होगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स जल्द ही होने वाले हैं। हिम्मत मत हारना। मेरी पुतलियां गहरी हो गईं और मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूं। जब मैं बाहर से खरीदा हुआ सादा दलिया लेकर अंदर आया, तब बाहर पहले से ही अंधेरा हो चुका था। म्यू वॉन्टिंग अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे आईवी ड्रिप लग रही थी। उसके चेहरे और शरीर के घावों का इलाज कर दिया गया था। उसके माथे और आंख के कोने पर पट्टियां बंधी थीं जो बहुत अजीब लग रही थीं। मैं सावधानी से पास पहुंचा और आज्ञाकारी बनकर एक तरफ बैठ गया। मैंने अपना मुंह खोला। मैंने आज इस बारे में सोचा। मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मेरा असली मकसद सिर्फ तुम्हें अपनी ओर कुछ और बार देखने के लिए मजबूर करना था। ये कहते हुए मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैं वाकई उन घिनौनी चीजों के लिए बहाने नहीं बना सकता जो ओरिजिनल ओनर ने की थीं। मैंने हताशा में अपना सिर खुजलाया और कहा, खैर छोड़ो। मैंने सफाई देना छोड़ दिया और बात बदल दी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, थोड़ा दलिया खा लो, इससे तुम्हारे पेट को आराम मिलेगा। मैंने दलिये के डिब्बे का ढक्कन खोला और उसे उसकी तरफ खिसका दिया। म्यू वॉन्टिंग हंसी और ताने मारते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी? मैंने अपना सिर हिलाया। बस ये समझ लो कि मेरी अंतरात्मा अचानक जाग गई है। तुम्हारा मुझसे नफरत करना सही है। तुम मुझसे नफरत करना जारी रख सकती हो। वैसे भी मैंने उम्मीद छोड़ दी है। मेरी बातों से म्यू वॉन्टिंग जरा भी प्रभावित नहीं हुई। मैंने अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। मैं अब लोगों से तुम्हारी पिटाई नहीं करवाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं, लेकिन क्या हम थोड़ा समझौता कर सकते हैं? अगर और ये सिर्फ एक कल्पना है, अगर तुम वाकई मेरे साथ कुछ करना चाहती हो, तो क्या तुम बाद में कोई सूक्ष्म तरीका अपना सकती हो? मुझे दर्द से डर लगता है। म्यू वॉन्टिंग ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों की ठंडक जरा भी कम नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हालांकि मैं जानता था कि म्यू वॉन्टिंग नाटक कर रही है, फिर भी मुझे अपना किरदार निभाना था। आखिरकार म्यू वॉन्टिंग ने वो दलिये का कटोरा नहीं खाया। जैसे ही नर्स ने उसकी आईवी सुई निकाली, वो सीधे बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे चला और देखा कि वो पैदल घर जाने का प्लान बना रही थी। मैं एक पल के लिए दंग रह गया और फिर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? म्यू वॉन्टिंग ने अपना सिर घुमाकर मुझे देखा। मैंने अपने दांत भींचे और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। म्यू वॉन्टिंग ने ठंडेपन से कहा, जरूरत नहीं है। उसने अपनी जेब टटोली और 2 मुड़े तुड़े सिक्के निकाले।
मैं बस से घर जा सकती हूँ। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि तभी मैं म्यू वॉन्टिंग के स्वाभिमान के बारे में सोचा और अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। म्यू वॉन्टिंग के बगल में चलते हुए मुझे अजीब लग रहा था। मैंने अपना सिर झुका लिया और बस स्टॉप पर बोरियत में लाइन में इंतजार करते हुए छोटे कंकड़ों को पैर से मारने लगा। जैसे ही म्यू वॉन्टिंग ने अपना सिर झुकाया, उसे मेरे छोटे और बिखरे हुए बाल दिखाई दिए। पहले उसने वाकई इस आदमी के प्रति थोड़ी सद्भावना महसूस की थी। ये सोचकर म्यू वॉन्टिंग ने अपने दिल की गहराई से खुद को कोसा। उस समय जब उसका नया नया स्कूल ट्रांसफर हुआ था, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। वो जो कपड़े पहनती थी वे धुल धुल कर फीके पड़ गए थे और उनमें गरीबी झलकती थी। हर कोई उसके बारे में घृणा भरी टोन में बात करता था। सिर्फ मैं ही था जो एक चमकती मुस्कान के साथ उससे बात करने आया था। उस समय उसे लगा था कि वो एक दयालु मुस्कान है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये सब सिर्फ अन्य इरादों के लिए एक दिखावा था। म्यू वॉन्टिंग को अपनी ओर देखते हुए महसूस कर मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, ऊपर देखा और कन्फ्यूजन में अपनी भौहें सिकोड़ी। म्यू वॉन्टिंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? और फिर क्या? तुम मुझसे क्या हासिल करना चाहते हो? उस जवान लड़की ने अचानक मेरे करीब आकर हमारे बीच की दूरी कम कर दी। अगर म्यू वॉन्टिंग के पास चाकू होता तो वो आसानी से मेरा गला रेत सकती थी। मैंने अपनी नाक छुई और घबराहट में कहा, मैं इस पतले और कमजोर शरीर और इस खूबसूरत चेहरे के अलावा और कुछ नहीं चाहता। म्यू वॉन्टिंग के पास वाकई इसके अलावा और कुछ नहीं है। म्यू वॉन्टिंग ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और कहा, तो तुम बस मेरा इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करना चाहते हो? तुम्हें पाखंडी बनने और ये बेकार के खेल खेलने की जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? ठीक है, मैं बन जाऊंगी। मुझे लगभग लगा कि मुझे मतिभ्रम हेलुसिनेशन हो रहा है। बस धीरे से मेरे सामने रुकी और म्यू वॉन्टिंग ने चढ़ने के लिए अपना पैर बढ़ाया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया और उसके पीछे हो लिया, अनिश्चितता से पूछते हुए, एक्सक्यूज मी, तुमने अभी क्या कहा? ये सवाल मेरे कैरेक्टर से थोड़ा अलग था, लेकिन मैं जवाब के लिए बेताब था। म्यू वॉन्टिंग ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा तुमने मुझे पा लिया है। तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। क्या इस बार तुम संतुष्ट हो? म्यू वॉन्टिंग सामने की लाइन की सिंगल सीट पर बैठ गई। उसके आसपास कोई खाली सीट नहीं थी, इसलिए मैंने हैंडल पकड़ा और उसके बगल में खड़ा हो गया। मैंने अपने दिमाग में सिस्टम से पूछा, ये प्लॉट पॉइंट सही नहीं लग रहा है। सिस्टम ने जवाब दिया, सही कहा। मैंने फिर पूछा, मेरे प्रति उसका फेवरेबिलिटी स्कोर क्या है? सिस्टम ने कहा, विलेन की फेवरेबिलिटी 99। यह निराशाजनक जवाब सुनकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो वो क्या करना चाहती है? किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना जिससे आप गहरी नफरत करते हो। वो कैसा महसूस होता है? मैंने म्यू वॉन्टिंग को उस जर्जर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर लंगड़ाते हुए देखा। मुझे अंदर से दुख महसूस हो रहा था। मैंने अपने दांत भींचे और मौत के डर के बिना आगे बढ़ा। अगर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं तो सीधे पूछ ही लेता हूं। आखिर मैं वैसे भी एक चलती फिरती लाश ही हूं। मेरा मूल इरादा म्यू वॉन्टिंग के विचारों को सूक्ष्मता से टटोलने का था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, मेरा मन किया कि मैं खुद का गला घोंट लूं, क्योंकि मैंने कह दिया था, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहने के बजाय मरना पसंद करोगी? तो ये हृदय परिवर्तन क्यों? म्यू वॉन्टिंग ने बिना एक शब्द कहे मुझे ठंडी नजरों से देखा और आगे बढ़ना जारी रखा। मैं घबरा गया और स्थिति को संभालना चाहता था। मेरा मतलब है, म्यू वॉन्टिंग ने अचानक मुझे एक लैंप पोस्ट से सटा दिया और उसकी आवाज ठंडी हो गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। मैं राजी हो गई। तो अब तुम्हें और क्या चाहिए, गूसिचे? तुम वाकई मेरा जी खराब कर देते हो। जब मैंने उसे नीचे झुककर देखा तो मेरे एक्सप्रेशन थोड़े उदास थे। म्यू वॉन्टिंग ने कभी भी मेरे लिए अपनी घृणा नहीं छिपाई थी। बस मेरे चेहरे पर इस दुर्लभ एक्सप्रेशन को देखकर वो अचानक थोड़ी दंग रह गई। मैंने अपनी आवाज धीमी की, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मुझे दूसरों द्वारा इस तरह ट्रीट किया जाना पसंद नहीं है। म्यू वॉन्टिंग ने मुझे छोड़ दिया। मैंने अचानक अपना मुंह खोला। अब सिर्फ 1 महीना बचा है, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और वहां से चला गया। वो बहुत डरावना था। अभी म्यू वॉन्टिंग का जो एक्सप्रेशन था वो बस मुझे गला घोंटकर मारने ही वाली थी। खैर, जो भी हो, अब हालात के हिसाब से ही चलना होगा। जैसे ही म्यू वॉन्टिंग घर पहुंची, उसने अपने कमरे में छिपने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जरूरत से ज्यादा काम करने वाली माँ उसके लिए फिर से परेशान हो। लेकिन चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी सोची जाती हैं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने अपनी माँ को क्रॉस स्टिच पकड़े हुए देखा, जो मध्यम रोशनी में रीडिंग ग्लासेस पहनकर बैठी थीं। उनकी उंगलियां कढ़ाई के कपड़े पर बिना रुके चल रही थीं। म्यू वॉन्टिंग ने अपना स्कूल बैग कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर सख्त हो गया। याकिंग ने ऊपर देखा और उनके हाथ की सुई गलती से उनकी उंगली में चुभ गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली, खून वाले हिस्से को जल्दी से अपने मुंह में दबाया और खड़ी होकर पूछा, क्या क्लासमेट्स ने तुम्हें फिर से बुली किया?
म्यू वॉन्टिंग ने अपने होंठ भींचे और अपनी नजरें नीची कर लीं। याकिंग ने जल्दी से अपनी बेटी के शरीर के घावों की जांच की। उनका दिल बैठ गया। उनकी कुछ भी वादा करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने बस कमजोरी से कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं कल तुम्हारे टीचर्स से बात करूंगी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स जल्द ही होने वाले हैं। ये ऐसे नहीं चल सकता। म्यू वॉन्टिंग ने अपना स्कूल बैग ठीक किया और कैजुअली कहा, जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है। मॉम, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। याकिंग रुकीं। उन्होंने अपना सिर झुकाया और बड़ी मुश्किल से पूछा, वॉन्टिंग, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? म्यू वॉन्टिंग की छाती अनिश्चित रूप से ऊपर नीचे होने लगी। ये कहना नामुमकिन था कि वो उनसे नफरत नहीं करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक दुर्लभ कोमलता थी। जब उसने कहा, नहीं, आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूं। दूसरी तरफ मैं अपने शानदार बड़े बेड पर लेटा हुआ था और कुछ बार करवटें बदल रहा था। एक अमीर सेकंड जनरेशन के बेटे के रूप में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद ट्रीटमेंट वाकई बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे पिता परवाह नहीं करते और मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा होना ही काफी है, चाहे कोई भी दुनिया हो, पैसा ही सच है। जब मैं यहाँ सोच रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक वार्निंग साउंड गूंजी। मैं चौंक गया और तुरंत सीधा होकर बैठ गया। सिस्टम ने कहा कि जांच के बाद पता चला है कि टारगेट का करंट फेवरेबिलिटी स्कोर लोअर लिमिट को तोड़ चुका है। ओरिजिनल प्लॉट की सेटिंग्स अब भटकने लगी हैं। होस्ट, कृपया इस भटकाव डिविएशन के प्रति जागरूक रहें। किस तरह का भटकाव? जब तक ये ओरिजिनल वर्ल्ड के प्लॉट के अनुरूप नहीं होगा, प्लॉट लाइन भटकती रहेगी। मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं हूं, मैं इस तरह की स्थितियों से परिचित हूं। मैं सिस्टम का इशारा समझ गया था, जिसका मतलब था कि एक नया प्लॉट पॉइंट पैदा होगा। यह प्लॉट पॉइंट मिशन टारगेट के निर्धारित जीवन पथ को मजबूती से प्रभावित करेगा। अभी मैं सोच रहा था कि कोई बदलाव नहीं हुआ है और अब मिशन टारगेट परेशानी खड़ी करने आ गई है। सिस्टम ने जल्दी से एक इमेज दिखाई जिसमें सिर्फ एक मुख्य प्रॉप की आकृति थी, एक स्विच ब्लेड जिसकी धार बाहर निकली हुई थी। उसके ऊपर एक नोट था जिसमें लिखा था, ये मुझे मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य प्रॉप्स में से एक था। मेरा चेहरा उतर गया। ये चीज पहले ही सामने आ चुकी है। ऐसा लगता है कि मेरे मरने का दिन वाकई समय से पहले आ गया है। मैंने हताशा में अपने बाल बिखेरे। मुझे पता था, इस बार म्यू वॉन्टिंग ने अचानक जो कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, वो बहुत अजीब था। पता चला कि वो अब और इसे रोक नहीं सकती थी। अगर ये ओरिजिनल ओनर के सोचने के तरीके के हिसाब से होता, तो जैसे ही वो म्यू वॉन्टिंग का जवाब सुनता, वो पक्का खुशी से झूम उठता और फिर अपनी चौकसी कम कर देता। क्या इससे म्यू वॉन्टिंग को फायदा उठाने का मौका नहीं मिल जाता? विलन का दिल जीतने और थोड़ा और संघर्ष करने के विचार से मैं पूरी रात उदास रहा। रास्ते में मैंने 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट खरीदा। ग्रेड 12 सुबह की सेल्फ स्टडी में बहुत बिजी रहता है। हमें 6:30 तक स्कूल पहुंचना होता है। म्यू वॉन्टिंग अपनी माँ को प्यार करती है, इसलिए वो पॉकेट मनी नहीं मांगती, जिसकी वजह से उसने हाई स्कूल के इन 3 सालों में कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने वार्म और इमोशनल रास्ता अपनाने की तैयारी की, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ये अभी भी म्यू वॉन्टिंग पर काम करेगा। ओरिजिनल ओनर एक बुरा स्टूडेंट था। वो कभी मॉर्निंग सेल्फ स्टडी में शामिल नहीं होता था। जिस पल मैंने अंदर कदम रखा, क्लासमेट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। म्यू वॉन्टिंग ने हलचल सुनी, लेकिन ऊपर नहीं देखा। क्लास के पीछे बैठकर वो सिर झुकाए एक टेस्ट पेपर लिख रही थी। जब मैं म्यू वॉन्टिंग के पास से गुजरा तो मैंने वो ब्रेकफास्ट लिया और उसके डेस्क के खाने में ठूस दिया और आखिरकार उससे 3 रो पीछे जाकर बैठ गया। म्यू वॉन्टिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने नीचे खुशबूदार सोया मिल्क के कप और 3 ऑयली मीट बंस की तरफ देखा। उसने प्लास्टिक बैग से एक छोटा नोट निकाला। उस पर लिखा था, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, अपने मील को एंजॉय करो। म्यू वॉन्टिंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उस कागज को मरोड़कर एक बॉल बनाया और कचरे में फेंक दिया। शुरू में उसे भूख नहीं थी, लेकिन खुशबू सूंघने के बाद उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। पिछले 2 सालों से अनियमित खाने की वजह से म्यू वॉन्टिंग के पेट में दर्द और मरोड़ होने लगी थी। उसने ऊपर देखा। मैं उन आवारा लड़कों के साथ हंसकर खुशी खुशी बातें कर रहा था। उसने उम्मीद छोड़ दी और अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे डर रही हो कि कोई देख न ले। उसने स्ट्रॉ मुंह में डाली और सोया मिल्क की एक चुस्की ली। सोया मिल्क में मूंगफली और चीनी मिली हुई थी, जिसका टेस्ट हैरान करने वाला अच्छा था। जहां तक मेरी बात है, मैंने अपनी तिरछी नजर से म्यू वॉन्टिंग की हरकतों को नोटिस किया और आखिरकार चैन की सांस ली। मैंने जल्दी से सिस्टम से उसका फेवरेबिलिटी स्कोर चेक करने को कहा। रिजल्ट ने दिखाया कि विलन की फेवरेबिलिटी 100 थी। धत तेरे की, उसने मेरा खाना खा लिया और फिर भी वो मेरे प्रति इतनी क्रूर है, मैंने गुस्से में सिस्टम से कहा। ठीक है सिस्टम, मैं फ्यूचर में अब और चेक नहीं करना चाहता। इस फंक्शन को मेरे लिए ब्लॉक कर दो ताकि मुझे रोज रोज गुस्से से पागल न होना पड़े, फेवरेबिलिटी हो या जो भी। चलो इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ म्यू वॉन्टिंग ने खुद पर काबू रखा और सिर्फ एक बन खाया।
बाकी के 2 सावधानी से अपने डेस्क के खाने में छिपा दिए। उसने उन बंस को घर ले जाकर अपनी माँ को खिलाने का प्लान बनाया। उस पल मुझे नहीं पता कि मैंने उन लड़कों से क्या कहा। मैंने अचानक अपना स्कूल बैग उठाया और उसकी तरफ चल दिया। म्यू वॉन्टिंग का शरीर सख्त हो गया। फिर उसने मुझे उसके बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठते हुए देखा, जिसने एक साफ टेस्ट पेपर निकाला और उसे डेस्क पर फैला दिया। अपनी आंखों में एक उम्मीद भरी चमक के साथ मैंने कहा, हे बडी, क्या मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर सकता हूं? म्यू वॉन्टिंग ने अपने हाव भाव संभाले और कहा, क्या तुम कभी होमवर्क नहीं करते? मैंने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मुझ पर ध्यान देती हो। म्यू वॉन्टिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने ताना मारा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। कौन नहीं जानता कि तुम अपना होमवर्क नहीं करते? तुम्हारे कोर्स क्रेडिट्स कटकर नेगेटिव में जा चुके हैं। अगर तुम्हारे पिता न होते तो तुम्हें बहुत पहले ही निकाल दिया गया होता। मेरे मुंह का कोना लगातार फड़फड़ा रहा था। मैं इतना गुस्से में था कि मुझे लगभग हंसी आ गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं कॉपी करूं तो ठीक है, क्या मैं इसे खुद लिख सकता हूं? मैंने अपना सिर घुमाया, चिढ़े हुए एक्सप्रेशन के साथ टेस्ट पेपर की ओर देखते हुए। शाम के 6:30, जैसे कि मैं वाकई इसे खुद लिखना चाहता था। म्यू वॉन्टिंग थोड़ी हैरान थी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले ऐसी बातें नहीं सुनी थीं। पहले होता तो मैं उसका कॉलर पकड़ लेता और अकड़ कर कहता, तो क्या हुआ अगर मैं नहीं पढ़ता? मेरे पास एक अच्छे पिता हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें पागलों की तरह पढ़ना पड़ता है ना? बेचारी लड़की। मुझे नहीं पता था कि म्यू वॉन्टिंग क्या सोच रही थी। मैं कई दुनियाओं में ट्रांसमाइग्रेट कर चुका हूं। मुझे सिर्फ स्कूल प्लॉट वाली दुनिया में जाने से डर लगता है, क्योंकि अब पढ़ाई के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं। मैंने मैथ टेस्ट देखा, जो सही लगा वो भर दिया, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो बस कोई भी रैंडम नंबर कॉपी कर दिया। दूसरों को एक टेस्ट देने में 1 घंटा लगता है, मुझे उसे पूरा करने में सिर्फ 5 मिनट लगे। म्यू वॉन्टिंग ने भौहें सिकोड़ी। उस टेस्ट का एक भी सवाल सही नहीं था। मैंने नोटिस किया कि म्यू वॉन्टिंग चोरी छिपे मुझे देख रही थी। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और थोड़े गर्व के साथ कहा, कैसा रहा? क्या मेरी टेस्ट देने की स्पीड काफी तेज है? मुझे नहीं लगता कि होमवर्क इतना मुश्किल है ना? म्यू वॉन्टिंग ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी हंसी हंसी, जो जितनी व्यंग्यात्मक हो सकती थी उतनी थी। ठीक है, मैं उससे और बहस नहीं करूंगा। जब मॉर्निंग सेल्फ स्टडी का समय खत्म हुआ तो मैंने तुरंत म्यू वॉन्टिंग के जैसा ही ब्रेकफास्ट निकाला और उसे डेस्क पर फैला दिया। म्यू वॉन्टिंग ने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। उसने खुद को टेस्ट पेपर में डुबोने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद मेरा हाथ उसके सामने एक बन पकड़े हुए था। मैंने एक हाथ में नैपकिन पकड़ा और कैजुअली कहा, मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसे खाने में मेरी मदद करो। मैंने म्यू वॉन्टिंग के रिएक्शन का इंतजार नहीं किया। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, मैंने उसे सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर मिशन पूरा हुआ। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, म्यू वॉन्टिंग के जिद्दी चेहरे को देखने लगा। अगर वो इतनी साइको ना होती तो उसकी ये पर्सनालिटी वाकई काफी दिलचस्प है। खाते समय म्यू वॉन्टिंग थोड़ी शालीन, धीमी और सलीके वाली है। उसे एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए था, है ना? इसी पल ढीली यूनिफॉर्म पहने एक लड़की मेरे पास आई और बोली, गू सिचे, तुम आज इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? जियांग यू याओ ने सिर झुकाए बैठी म्यू वॉन्टिंग पर एक नजर डाली और भौहें सिकोड़ते हुए असंतोष के साथ कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या ये गंदा नहीं है? इस टिप्पणी पर म्यू वॉन्टिंग का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मेरा दिल एक पल के लिए धड़क गया। मैंने सावधानी से म्यू वॉन्टिंग की ओर देखते हुए जवाब दिया, ये गंदा नहीं है। तुम्हें गंदगी कहाँ दिख रही है? मैं इसे पोंछकर साफ कर सकता हूँ। जियांग यू याओ हंसी। उसने म्यू वॉन्टिंग की तरफ देखा और कहा, अगर तुम बोर हो रहे हो तो जल्दी वापस आ जाओ। मैं 1 सेकंड के लिए दंग रह गया। अगले ही पल जियांग यू याओ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ठंडी मिल्क टी मेरे सामने रख दी और कहा, मैंने इसमें तुम्हारे लिए पुडिंग डलवाई है। मैंने अनजाने में कहा, थैंक यू। जियांग यू याओ ने अपनी भौं ऊपर उठाई। वो थोड़ी हैरान थी। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? बेवकूफ, मैं भड़क गया। तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? बिना वजह मुझे गाली दे रही है। जियांग यू याओ ने मुझसे बहस नहीं की। उसने अपना बैग नीचे फेंका और मुझसे पूछने आई, राइड पर चलना चाहते हो? मैंने अभी एक मोटरसाइकिल खरीदी है। मैंने बार बार अपना सिर हिलाया। म्यू वॉन्टिंग का टेस्ट पेपर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी अंतरात्मा के खिलाफ झूठ बोला, अब से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है। जियांग यू याओ का धैर्य जवाब दे गया, क्या तुमने आज सुबह गलत दवा ले ली है? मजाक बंद करो, जल्दी करो, टीचर जल्द ही यहां होंगे और तुम क्लास बंक नहीं कर पाओगे। मैंने ईमानदारी से कहा, मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी का नया पन्ना पलटना चाहता हूं। आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड एक अच्छी स्टूडेंट है। मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं जहां वो जाएगी। मेरे मुंह से बार बार गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर रात के 9:07 जियांग यू याओ ने तुरंत डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे डेस्क के हिस्से इधर उधर उड़ने लगे। मजाक बंद करो। गर्लफ्रेंड, मेरी जूती।
वो सिर्फ एक खिलौना है। क्या वो इसके लायक भी है? क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हारा दिमाग इतना खाली कैसे हो सकता है? क्या तुमने कल ही लोगों से उसे रुकवाया नहीं था और आज तुम यहां नेक इंसान बनने का नाटक कर रहे हो? मजाक बंद करो, चलो यहां से। मैंने उसकी लंबी बकबक सुनी। मेरी बाईं पलक अनियंत्रित रूप से फड़क रही थी। म्यू वॉन्टिंग के मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान तैर गई थी। मुझे लगा कि मेरा सिर फटने वाला है। मैंने अपने दांत भींचे और कहा, मैं वाकई उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में देखता हूं, कोई खिलौना नहीं। मैं सीरियस हूं। अब से मैं तुम लोगों के साथ नहीं घूमूंगा। कल उसे बुली करना मेरी गलती थी। मैंने उसे सुधार लिया है। अब से बेहतर होगा कि तुम लोग भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी न करो। मेरी गंभीर टोन सुनकर म्यू वॉन्टिंग की आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। जियांग यू याओ आपे से बाहर हो गई और ठंडी हंसी हंसी। ठीक है गू सिचें, तुम में हिम्मत तो है। दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन क्या मैं नहीं जानती कि तुम किस तरह के इंसान हो? जियांग यू याओ ने अपना सिर घुमाया। उसकी तीखी नज़र मू वॉन्टिंग पर टिक गई और उसने पूछा, तुमने उससे क्या कहा? यह देखकर कि मू वॉन्टिंग उसे नज़रअंदाज कर रही है, जियांग यू याओ ने आगे बढ़कर उसका चेहरा थपथपाया और कहा, मैं तुमसे पूछ रही हूं। मू वॉन्टिंग भी उसी पल उकसावे में आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, तुम मुझसे पूछ रही हो तो क्या मेरा जवाब देना जरूरी है? जियांग यू याओ भड़क उठी। मू वॉन्टिंग, क्या तुम जीने से थक गई हो? जियांग यू याओ ने एक हाथ से मू वॉन्टिंग का कॉलर पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। आसपास के आम स्टूडेंट्स ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं। क्लासमेट्स अपनी डेस्क और कुर्सियां खिसकाने लगे, एक अच्छा तमाशा देखने के लिए तैयार होकर उकसावे वाली सीटियां बजाने लगे। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने जियांग यू याओ का हाथ झटक दिया और ठंडी आवाज में कहा, छोड़ो इसे। जियांग यू याओ ने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था और वो जान गई कि मैं अब वाकई गुस्से में हूं। ये क्या था? पहले वो उनके सामने हर दिन डींगे मारता था कि वो म्यू वॉन्टिंग को अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहता है ताकि उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट जाए। अब उसने अपनी बात क्यों बदल ली है? जियांग यू याओ की तरफ से कोई रिएक्शन न देखकर मैंने अपने दांत भींचे और कहा, मैंने कहा छोड़ो इसे। मैंने जबरदस्ती जियांग यू याओ का हाथ हटाया, मू वॉन्टिंग को अपने पीछे खींचा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूं। जियांग यू याओ का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और डेस्क पर जोर से लात मारी। मैं समय पर हट नहीं पाया और वो मेरे साइड में आकर लगी। मैंने तुरंत दर्द के मारे ठंडी सांस ली। जियांग यू याओ अब बाहर खेलने नहीं गई। वो हमारे बाईं ओर एक सीट पर बैठ गई जो ज्यादा दूर नहीं थी। जो गुर्गे मेरे पीछे पीछे घूमते थे वे भी कंफ्यूज थे। भाई यान, तुम आज वाकई अजीब लग रहे हो। मुझे लगा कि मेरा साइड दर्द से फटा जा रहा है। मैंने अपने दांत भींचे और दहाड़कर कहा, दफा हो जाओ। ये देखकर कि सब चले गए हैं मुझे इतना दर्द हो रहा था कि बैठते समय मुझे अपनी कमर पकड़नी पड़ी। जब मैंने अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट ऊपर की तो देखा कि जहां डेस्क लगी थी वो जगह पहले ही लाल हो चुकी थी। वो बहुत शातिर है। म्यू वॉन्टिंग मेरी हरकतों को गौर से देख रही थी। मुझे इस हाल में देखकर उसका शरीर सख्त हो गया। मेरा हाथ अभी भी धीरे धीरे अपने साइड को सहला रहा था। जब म्यू वॉन्टिंग ने मेरी शर्ट नीचे खींची तो उसके हाव भाव उदास और अनिश्चित थे। ये बहुत अशोभनीय है, मैंने धीमी आवाज में कहा। दर्द हो रहा है। म्यू वॉन्टिंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, तुम इसी के लायक हो। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं अपने असली स्वभाव को खुला छोड़ दूं तो मैं किसी भी पल म्यू वॉन्टिंग से झगड़ा कर सकता हूं। म्यू वॉन्टिंग ने अपनी बात जारी रखी, तुमने इसमें दखल क्यों दिया? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने कहा कि वो तुम्हें मारने वाली थी। म्यू वॉन्टिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि उसने मुझे पहले कभी नहीं मारा। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। गिल्ट की वजह से मेरे चेहरे पर लाली छा गई। फिर मैंने जिद में कहा, मैंने कल ही कह दिया था, तुम्हें बुली करने का हक सिर्फ मुझे है। उन्हें तुम्हें मारने देना, इसकी इजाजत नहीं है। म्यू वॉन्टिंग ने एक नया टेस्ट पेपर निकाला और ठंडेपन से कहा, तो फिर तुम्हें उनसे बिगड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने होंठ चबाए। उन्होंने जो बातें कहीं मुझे उन्हें सुनना पसंद नहीं है। म्यू वॉन्टिंग ने दो टूक कहा, जो बातें उन्होंने कहीं वैसी बातें तुम पहले काफी कह चुके हो। ये तो वही बात हुई कि छलनी बोले तो बोले जिसमें 72 छेद। म्यू वॉन्टिंग का हर एक सेंटेंस तीखा था। सबसे जरूरी बात यह थी कि मैं वाकई इन बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता था। मेरी उंगलियां मेरी यूनिफॉर्म के कोने को मरोड़ रही थीं। मैंने अपना मुंह खोला और कहा, मैं उनके जैसा नहीं हूं। मेरा इरादा वाकई अपनी जिंदगी का नया पन्ना पलटने का है। म्यू वॉन्टिंग ने ठंडी सांस भरी। जियांग यू याओ गलत नहीं थी। तुम्हें वाकई अपने होश में आ जाना चाहिए। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं ये सब कर किसके लिए रहा हूं? तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा क्या हुआ और तुम अभी से हवा में उड़ने लगीं। म्यू वॉन्टिंग मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी, अपनी नजरें हटाईं और फिर से कहा,
ये थोड़ा ज्यादा नॉर्मल है। मैं कहे बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बीमार हो। ये कहने के बाद मुझे असहनीय चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। डेस्क पर रखी उस बेकार मिल्क टी को देखा, उसे उठाया और सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। म्यू वॉन्टिंग के हाथ में जो पेन था वो घूमने लगा। उसने सजेस्ट करते हुए कहा, इसे पी क्यों नहीं लेते? ये एक अच्छा जेस्चर था। मैंने अपना सिर हताशा में झुका लिया। उसे नहीं पिया। मेरा पेट पहले ही भरा हुआ है गुस्से से। इस अनपेक्षित इंसिडेंट के अलावा क्लासेस नॉर्मली चलती रहीं। टीचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी बैठकर नहीं पढ़ता था। ये देखकर कि मैं अपने बगल में बैठी म्यू वॉन्टिंग को परेशान नहीं कर रहा हूँ, टीचर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे बोरियत महसूस हुई। मैं डेस्क पर झुक गया, अपने दिमाग में सिस्टम स्क्रीन खोली और थोड़ी देर उसे देखने के बाद मुझे नींद आ गई। अचानक क्लासरूम में हलचल हुई। मैंने ऊपर देखा और अपनी आंखें मली। कोई इंस्पेक्शन के लिए आया था। स्कूल समय समय पर स्टूडेंट्स के बैग की तलाशी लेता है और हमारी क्लास के लिए ये खासकर सख्त है। चाकू, फोन, नॉवेल्स जैसी प्रतिबंधित चीजें मिलने पर पेरेंट्स को बुलाया जाता है। लेकिन मैं डरा हुआ नहीं था। अगर मैं उन्हें अपना फोन दे भी दूं तो भी उनकी उसे लेने की हिम्मत नहीं होगी, और मेरे पास इसके अलावा कुछ था भी नहीं। जब इंस्पेक्शन टीम के टीचर्स अंदर आए तो मैं ऑटोमेटिकली खड़ा हो गया और आज्ञाकारी बनकर तलाशी का इंतजार करने लगा। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि म्यू वॉन्टिंग हिल भी नहीं रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे याद दिलाया, टीचर चीजें चेक कर रहे हैं। म्यू वॉन्टिंग अभी भी नहीं हिली। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। एक नज़र में ही दिख गया कि उसके हाव भाव ठीक नहीं थे। वो टीचर अब आखिरी रो तक पहुंच चुका था। मैंने उसे अपना बैग थमा दिया। टीचर जियांग ने उसे खंगाला, फिर म्यू वॉन्टिंग का बैग चेक करने गए। मैंने अपनी किताबें रखी, बैठ गया और इससे पहले कि मेरी सीट गर्म होती, मैंने ऊपर से टीचर की सख्त आवाज सुनी, ये क्या है? म्यू वॉन्टिंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। होमरूम टीचर ने यहाँ हलचल सुनी और तुरंत दौड़कर आए। जैसे ही वो कुछ समझाने वाले थे, उन्होंने उस चीज को देखा और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इंस्पेक्ट करने वाले टीचर ने सख्ती से पूछा, तुम ये स्कूल में क्यों लाई हो? तुम्हारा नाम क्या है? उस टीचर ने सवालों की झड़ी लगा दी। मैं तुरंत समझ गया। तो यही प्लॉट का भटकाव वाला पॉइंट था। अगर हम जैसे अनपढ़ अमीर बच्चे होते तो प्रतिबंधित चीज के साथ पकड़े जाने पर स्थिति संभालना आसान होता, लेकिन जो पकड़ी गई थी वो म्यू वॉन्टिंग थी। इसकी वजह से उसे स्कूल से निकाला जा सकता था। म्यू वॉन्टिंग ने बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं किया कि वो इसे स्कूल क्यों लाई थी। टीचर जियांग भी गुस्से में थे, ये देखकर कि म्यू वॉन्टिंग ने सिर्फ अपनी पहचान बताई और टीचर के पीछे जाने वाली थी। मैं खड़ा हो गया, एक हाथ से डेस्क का सहारा लेते हुए। टीचर जियांग ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने एक नज़र डाली। मुझे नहीं पता कि उसने संघर्ष करना छोड़ दिया था या वो सिर्फ डरी हुई थी, लेकिन म्यू वॉन्टिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो कुछ नहीं जानती थी। बैग में ये चाकू। म्यू वॉन्टिंग ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र बहुत पेचीदा थी। मैंने अपने होंठ भींचे और बात जारी रखी, मैंने ही ये चाकू वहां रखा था। सब जगह शोर मच गया। इंस्पेक्ट करने वाले टीचर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने थूक निकला। टीचर्स के दबदबे का डर अभी भी मेरी हड्डियों में गहराई तक समाया हुआ था। मैं कर भी क्या सकता था? अगर म्यू वॉन्टिंग इसकी वजह से स्कूल छोड़ देती तो उसकी लाइफ अपने ओरिजिनल रास्ते से पूरी तरह भटक जाती। अगर ऐसा होता तो जिस प्लॉट चैलेंज का मुझे सामना करना पड़ता वो अनिश्चित होता। मुझे अनिश्चित मिशन पसंद नहीं है। एक पल में मैंने एक रणनीति सोच ली थी। टीचर जियांग तब चिल्लाए, तुम और वो मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं म्यू वॉन्टिंग के साथ साथ चला और धीमी आवाज में कहा, बाद में चाहे टीचर कुछ भी पूछे बस यही कहना, तुम्हें नहीं पता, समझी? म्यू वॉन्टिंग ने मजबूती से जवाब दिया, मैंने ही इसे वहां रखा था। मैं गुस्से से मरने वाला था। बकवास मत करो, इसकी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। म्यू वॉन्टिंग अभी भी पीछे नहीं हटी। वो मैं थी। मैंने गुस्से में म्यू वॉन्टिंग की यूनिफॉर्म पकड़ी जैसे कुछ कहने ही वाला था। टीचर ने हमारी हरकतें नोटिस की और गुस्सा हो गए। मेरे सामने चालाकी मत करो। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और एक सेंटेंस छोड़ दिया। याद है मैंने क्या कहा था? मैंने अपना सिर ऊंचा रखा और टीचर के पीछे ऑफिस में चला गया। होमरूम टीचर ने हमसे पूछा, साफ साफ बताओ, आखिर चल क्या रहा है? मुझे डर था कि म्यू वॉन्टिंग जवाब देगी, इसलिए उसके बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा। जैसा कि मैंने क्लासरूम में कहा था, मैंने ही वो चाकू वहां रखा था। टीचर जियांग ने इस बात को नहीं माना और पूछा, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा, मैं उसे धमकाना चाहता था। टीचर जियांग ने भौहें सिकोड़ी। टीचर्स के बीच मेरी बदनामी कमोबेश सबको पता थी। वो एक बहुत ही नेक इंसान थे, इसलिए उन्होंने तुरंत डेस्क पर हाथ मारा और कहा, गू सिचे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उसे किस बात की धमकी देना चाहते थे?
मैं एक पल के लिए अवाक रह गया और थोड़ा शर्मिंदा भी, लेकिन बात यहां तक पहुंच चुकी थी। मैं बस यही कह सका, उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए धमकाना चाहता था। टीचर जियांग ग्रेड डायरेक्टर थे। ये शब्द सुनकर उन्होंने तुरंत मेरे पेरेंट्स को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने म्यू वॉन्टिंग के साथ स्थिति की दोबारा पुष्टि नहीं की। म्यू वॉन्टिंग के ग्रेड्स अच्छे थे और वो आज्ञाकारी थी। उसके लिए ऐसा कुछ करना नामुमकिन था, लेकिन मैं अलग था। मुझ पर शक का लेवल इतना ऊंचा था कि लोग यकीन किए बिना नहीं रह सकते थे। टीचर जियांग ने म्यू वॉन्टिंग को जाने के लिए कहा। उसे हिलते हुए न देख मैं भी बेचैन हो गया और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। इसके बाद ऑफिस के बाकी सभी टीचर्स के सामने टीचर जियांग ने मुझे बुरी तरह डांटा। समाज का कचरा, बेशर्म जैसी बातें मैंने सब सुन लिया और मेरे पिता गू चंकिंग ऑफिस आए। स्थिति को संक्षेप में समझने के बाद उन्होंने अपना हाथ उठाया और बिना किसी रियायत के मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरा आधा चेहरा तुरंत सूज गया। गू चांगकिंग ने नफरत के साथ मुझसे बात करना जारी रखा। देखो तुमने क्या किया है। मुझे तुम पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज मुझे तुम्हें स्कूल से छुड़ाना पड़ रहा है। क्या कल मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन से छुड़ाना पड़ेगा? खुद को देखो, तुम बिल्कुल भी एक स्टूडेंट की तरह नहीं दिखते। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है जो तुम इतने बेलगाम हो गए हो? मैंने अपने दांत भींचे और धीमी आवाज में कहा, आपने मुझे बिगाड़ा है? आप तो मेरी परवाह तक नहीं करते। आपने मुझे कहाँ बिगाड़ा? गू चंकिंग गुस्से से पागल थे और उन्हें अपनी भड़ास निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी गर्दन तानी और जिद में कहा, क्या मैं गलत हूं? हर दिन अब डैड, आप या तो उस घर तोड़ने वाली औरत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसने मेरी मां को नुकसान पहुंचाया, शाओ युइंग, या फिर आप उसकी देखभाल कर रहे हैं। जहां तक मुझे बिगाड़ने की बात है तो मुझे बताइए, पिछले 2 सालों में आपने मुझे कितनी बार देखा है? क्या आपको ये भी पता है कि मैं कौन सी क्लास में हूं? ये सुनकर गू चांगकिंग ने मुझे फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने अपनी पीठ सीधी की और उसे सहने के लिए अपना सीना तान दिया और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, आगे बढ़िए और मुझे मारिए। सबसे अच्छा होगा कि आप मुझे पीट पीट कर मार डालें ताकि मैं नरक में जा सकूं और मां को दिखा सकूं कि आप क्या कर रहे हैं। पिता और बेटे के बीच बढ़ते टकराव को देखकर टीचर ने बीच बचाव करने के लिए तुरंत दखल दिया और मुझे ऑफिस के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। मैंने अपना सिर झुका लिया, अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। ये दुख नहीं था बल्कि एक तीव्र दर्द का एहसास था। तभी एक साया मुझ पर पड़ा। मैंने ऊपर देखा और म्यू वॉन्टिंग की दुबली पतली आकृति को वहां खड़े देखा। मैंने जल्दी से अपने हाथ के पीछे से अपना चेहरा पोंछा और भारी आवाज में पूछा, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? म्यू वॉन्टिंग ने अपने पीले होंठ भींचे और मुझसे पूछा, तुमने टीचर से ऐसा क्यों कहा? मैं गू चांगकिंग की वजह से गुस्से में था, लेकिन म्यू वॉन्टिंग के सामने मैंने कोई कमजोरी दिखाने से मना कर दिया। मैंने कठोर लहजे में कहा, तुम इसका इस्तेमाल टीचर से खुद को स्कूल से निकलवाने के लिए करना चाहती थी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास से भागने के बारे में सोचना भी मत, इसके सपने भी मत देखना। म्यू वॉन्टिंग की आंखों में एक चमक आई, उसका मूड साफ नहीं था। आखिरकार उसने धीरे से मजाक उड़ाया, जब तुम रोते हो तो बहुत गंदे दिखते हो। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची, अपने आंसू रोके और तुरंत कुछ और भी बुरा पाया। गू चांगकिंग ने मेरा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया था। थप्पड़ खाने की तुलना में इस फाइनेंशियल प्रेशर ने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। चाहे वो बीते हुए कल का एमयू हो या आज का, गू चांगकिंग के बारे में कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह फेल रहे हैं। पिता के रूप में उनकी जिम्मेदारियां पैसे देने के अलावा और कुछ नहीं थीं। अब पैसे भी चले गए थे। मैंने दीवार पर मुक्का मारा और दांत भींचकर कहा, सब खत्म हो गया, मैं कंगाल हो गया हूं। मेरी इस अचानक हरकत से म्यू वॉन्टिंग चौंक गई। उसने अपने स्कूल बैग में हाथ डाला और एक मुड़ा तोड़ा टिश्यू निकाला। उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए धीरे से कहा, ऐसे मत बनो। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। मैंने टिश्यू झपटा और अपना चेहरा पोंछा। म्यू वॉन्टिंग ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें रोना है तो बाहर जाकर रो, यहां रोने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मैं गुस्से के मारे लगभग हंस पड़ा। मेरे मिशन टारगेट में बिल्कुल भी कोमलता नहीं है। मैंने अपने गुस्से को दबाया, मेरा जबड़ा कड़ा हो गया। ये एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। म्यू वॉन्टिंग एक पल के लिए दंग रह गई। वो अपनी ही बातों पर थोड़ी डगमगाती हुई लगी। नहीं, ये सही नहीं है। गू सिचन एक शैतान है। उसे इस हाल में देखकर मुझे खुश होना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, शांत होने के बाद मैं मुड़ा और जिस घर में मैं रह रहा था उसे एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर सस्ते दाम में बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। ये घर मेरे लिए गू चांगकिंग ने तब खरीदा था जब मैं 16 साल का था। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनका ये बोझ उनके नए परिवार को परेशान करे। उन्होंने मुझे निर्णायक रूप से पैक किया और बाहर निकाल दिया। जल्द ही दोपहर हो गई। स्टूडेंट्स जल्दी में थे, इसलिए उनमें से ज्यादातर खाना खाने कैफेटेरिया चले गए। मैंने जियांग युयाओ को नाराज कर दिया था और हालांकि मेरे वॉलेट में इतने पैसे थे कि कुछ दिन चल जाएं, लेकिन मैं अकेला नहीं खाना चाहता था।
इसलिए मैं बेशर्मी से मूव वांटिंग के पीछे हो लिया, जैसे कोई खोया हुआ आवारा कुत्ता हो। पीछे पीछे चलने की वजह से म्यू वांटिंग चिढ़ गई। वो मुड़ी और मुझे घूरते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मेरे चेहरे पर अभी भी जख्म था, लेकिन मैंने बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना चाहता हूँ। क्या यह गलत है? तभी म्यू वांटिंग को याद आया कि उसने पिछली रात आवेश में आकर सहमति दी थी। उसने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं नहीं खा रही। मैंने अपनी भौहें ऊपर की और बात जारी रखी, लेकिन मुझे भूख लगी है। म्यू वांटिंग ने अपनी पतली उंगली से कैफेटेरिया की तरफ इशारा किया, जैसे मुझे अकेले जाने को कह रही हो। मैंने जिद में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। नहीं। म्यू वांटिंग ने मुझ पर और ध्यान नहीं दिया। वो मुड़ी और 2 युआन का बन खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चल दी। उसकी माँ उसे दिन के 10 युआन देती थीं, लेकिन वो उन्हें बचाना चाहती थी। मैं उसे देखते हुए वहां खड़ा रहा। उसका वाकई इसे खाने का इरादा था, और मुझे याद आया कि उस दिन सिस्टर झाओ ने क्या कहा था। मैं एक कदम में आगे बढ़ा, म्यू वांटिंग की कलाई पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। म्यू वांटिंग ने अधीरता से मेरा हाथ झटक दिया और ठंडेपन से पूछा, गू सिचन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बिना पीछे देखे मैंने कहा, खाना। मैंने उसे स्कूल गेट के बाहर खींच लिया। मेरी आंखें सड़क को स्कैन कर रही थीं, और मैंने एक सस्ता लेकिन भरपूर मात्रा देने वाला स्पाइसी हॉटपॉट रेस्टोरेंट चुना। मैं कुछ बेहतर खाना चाहता था, लेकिन म्यू वांटिंग के संवेदनशील आत्मसम्मान को देखते हुए मुझे दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को चुनना पड़ा। बस मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से रेस्टोरेंट में मेरी मुलाकात लिन जिक्सन से हो जाएगी। लिन जिक्सन अपने दोस्तों के साथ हंसता मजाक करता हुआ उस स्पाइसी हॉटपॉट वाली जगह पर दिखाई दिया। म्यू वांटिंग को देखकर वो हैरानी में कहे बिना नहीं रह सका, वांटिंग, तुम भी यहाँ खाना खाने आई हो? लिन जिक्सन ने उसके चेहरे पर लगी पट्टी को देखा, अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, वो गू सिचे, वाकई वो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? उसने पिछली रात तुम्हें और परेशानी तो नहीं दी क्या? मैं म्यू वांटिंग से कुछ ही दूर खड़ा था, उनकी तरफ पीठ करके खाना चुन रहा था, और मैंने ये पाखंडी शब्द सुन लिए। मैंने अपना सिर घुमाया और एक भूत की तरह उनके पास पहुंच गया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड से छिपकर क्या कह रहे हो? रंगे हाथों पकड़े जाने पर लिन जिक्सन के एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो गए। मैंने बात जारी रखी और उसे वांटिंग कहकर बुलाया, क्या तुम उसके इतने करीब हो? मैंने गुस्से में सब्जियों की ट्रे काउंटर पर रखी, एक हाथ से म्यू वांटिंग को खींचा और दूसरे हाथ से पेमेंट कोड स्कैन किया। मैंने कहा, चलो यहां से, इसे इग्नोर करो। म्यू वांटिंग के हाव भाव बयां करना मुश्किल था, जैसे वो किसी चीज के बारे में सोच रही हो, लेकिन लिन जिक्सन एक पीछे पड़े हुए भूत की तरह हमारे पीछे आ गया। गू सिचे, तुम्हारे पास पैसा और पावर है, तुम म्यू वांटिंग के लिए चीजें मुश्किल क्यों बनाते रहते हो? वो पहले से ही इतनी बेचारी है, क्या तुम बस उसे जाने नहीं दे सकते? मैंने अपनी भौहें ऊपर की और म्यू वांटिंग का चेहरा काला पड़ते हुए देखा। मुझे ऐसी खुशी महसूस हुई जैसे मुझे खजाना मिल गया हो, क्योंकि म्यू वांटिंग को सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब कोई उसे बेचारी कहता था। मैंने मासूमियत का ढोंग किया और कहा, मैंने कभी नहीं महसूस किया कि वांटिंग बेचारी है। जहां तक उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने की बात है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हम एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं, है ना वांटिंग? मैंने अपना हाथ म्यू वांटिंग के हाथ पर फिसलाया और उसे अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसाने के लिए मजबूर किया। म्यू वांटिंग? उसका शरीर सख्त हो गया। मैंने ठंडी हंसी भरी और सीधे उसे एक अच्छी सीट पर ले गया। फिर खुशी खुशी पानी की 2 बोतलें खरीदी। मैंने उसे पानी पकड़ाया। ये लो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि लिन जिक्सन इसी तरफ देख रहा था। मेरी हरकतें बहुत जानबूझकर की गई थीं। म्यू वांटिंग एक पल के लिए शांत रही, फिर उसने बोतल ले ली। तब मैंने कहा, खाना अभी आया नहीं है, अपने बन में से आधा मुझे भी दो। म्यू वांटिंग ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्यों? मैंने अपना मुंह बनाया और कहा, क्या? मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूं, तो क्या तुम बदले में कुछ नहीं करोगी? देखो तुम कितनी कंजूस हो, तुम मुझे अपने बन का एक निवाला तक नहीं दे सकती। म्यू वांटिंग की नजर थोड़ी बदली, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारा खाना खाना है। मैंने अपने हाथ बांध लिए और मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तुम बस मुझे बन नहीं देना चाहती। म्यू वांटिंग वाकई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। आखिरकार उसने बन सीधे मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने बन को खोला और बीच से तोड़ दिया। हम दोनों के लिए आधा आधा, न कम न ज्यादा। ओनर ने हमारा नंबर पुकारा। मैंने अपने हाथ की छोटी पर्ची देखी, साफ आवाज में जवाब दिया और फिर खाना लेने दौड़ पड़ा। म्यू वांटिंग की नजरें मुझ पर से हटी ही नहीं। उसे अपने दांतों में झंझनाहट महसूस हुई। पुराने गू सिचे को समझना बहुत आसान था। बस एक अमीर बिगड़ा हुआ शहजादा जो अहंकारी था, दबंग था और बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता था। एक गुंडा जिसे दूसरों की जान की परवाह नहीं थी। अब मुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। मेरा पूरा वजूद एक तरह की रोशनी बिखेर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं ओनर से क्या कह रहा था,
बस इतना पता था कि मैं दिल खोलकर और खुशी से हंस रहा था। म्यू वांटिंग ने अपनी जीभ अपने मसूड़ों पर दबाई और थूक निगला। मैं स्पाइसी हॉटपॉट का एक भरा हुआ कटोरा लेकर आया। टेबल तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा रहा था। मैं शिकायत किए बिना नहीं रह सका, ये बहुत गर्म है। मैंने खाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय मैंने एक चम्मच का इस्तेमाल करके म्यू वांटिंग के लिए एक छोटे कटोरे में आधा सूप निकाला और मुस्कुराते हुए समझाया, इस तरह जब तुम खाना इसमें डालोगी और थोड़ा डुबोगी तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। सूप से उठता हुआ भाप बहुत घना था, जिसमें तिल की चटनी की खुशबू आ रही थी। मैंने देखा कि म्यू वांटिंग अपनी चॉपस्टिक्स नहीं चला रही थी, तो मैंने एक मीटबॉल उठाया और उसके कटोरे में डाल दिया। फिर उसके हाथ में चॉपस्टिक्स थमाते हुए कहा, खाओ। मुझे डर था कि म्यू वांटिंग को अजीब लगेगा, इसलिए मैंने बात बढ़ाते हुए कहा, ये लेना देना है। मैंने तुम्हारा बन खाया है तो तुम्हें मेरा खाना खाना चाहिए। जल्दी से अपने लिए भी कुछ लो। खाने के बाद हमें दोपहर में क्लास भी अटेंड करनी है। चॉपस्टिक्स पकड़े हुए म्यू वांटिंग का हाथ कांप गया। उसने एक सतर्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, गू सिचे, तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार करो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। म्यू वांटिंग ये देखना चाहती थी कि ये सुनने के बाद मैं कैसे दुश्मन की तरह बर्ताव करूंगा, ताकि उसे लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मैंने बस अपना बैठने का तरीका बदला और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, मैं बस और मेहनत करूंगा। पहले तुमने कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी, लेकिन क्या अब तुम नहीं हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इतनी निश्चितता से कुछ मत कहो। सच की खुशबू के कानून का शिकार होना आसान है। म्यू वांटिंग ने और कुछ नहीं कहा। वह स्पाइसी हॉटपॉट 30 युआन से ज्यादा का था। उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। हम दोनों उसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए म्यू वांटिंग ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद मैंने अपना मुंह पोंछा और कहा, अभी 30 मिनट बचे हैं, चलो वापस स्कूल चलते हैं। म्यू वांटिंग ने खामोशी से सिर हिलाया। जैसे ही हम लिन जिक्सन की टेबल के पास से गुजरे, उसने अचानक हाथ बढ़ाकर म्यू वांटिंग को खींचा। इससे पहले कि मैं गुस्सा होता, उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन मैं नहीं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो क्या तुम मुझे बताओगे कि लिन जिक्सन ने क्या कहा था? मैं तो ये छोटी सी हरकत भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मैं तुरंत अपनी जगह पर रुक गया और ठंडेपन से कहा, मेरे सामने ही मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करना एक रीडर के नजरिए से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस लिन जिक्सन को एक चमकता हुआ पॉजिटिव मेन कैरेक्टर होना चाहिए था, जो हर जगह सच्चाई का आभास दे, लेकिन मेरे लिए वो बस एक चिढ़ाने वाला लड़का है। वैसे भी उसका और म्यू वांटिंग का साथ नहीं होने वाला, तो वो बीच में दखल क्यों दे रहा है? मेरी बातों से लिन जिक्सन का चेहरा पहले लाल और फिर पीला पड़ गया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और गुस्से में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इतना गुस्से में था कि मुझे हंसी आ गई। मेरा क्या मतलब है? इसने सरेआम मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा, और तुम्हें लगता है कि ये सही है? लिन जिक्सन शर्मिंदा हुआ और बोला, हर कोई जानता है कि तुमने उसे मजबूर किया है। यार, मुझे वाकई हैरानी होती है कि ये लड़का हमेशा ये बकवास क्यों करता है, जैसे मैं सच में कोई विलन हूं। ये तो साफ तौर पर खुद म्यू वांटिंग थी जिसने कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। मैंने पास की एक कुर्सी पकड़ी और गुस्से में कहा, क्या तुम जीने से थक गए हो? म्यू वांटिंग ने मेरा अंदाज देखा और वो पहले वाला अवास्तविक एहसास फिर से वापस आ गया। ये देखकर कि हमने ओनर को सतर्क कर दिया है और आसपास के सभी स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं, म्यू वांटिंग ने जल्दी से मुझे पीछे खींचा। उसकी टोन शांत करने वाली थी। परेशानी खड़ी मत करो, क्या तुम लड़ाई शुरू नहीं कर सकते? म्यू वांटिंग को शुरू में लगा था कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। किसे पता था कि मैं बस एक पल के लिए रुकूंगा, तुरंत कुर्सी एक तरफ रख दूंगा और बार बार सिर हिलाते हुए कहूंगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, चलो चलते हैं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, म्यू वांटिंग ने मेरी कलाई छोड़ दी। मैं उसके पीछे चल रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा चेहरा जल रहा था। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? पहले म्यू वांटिंग हमेशा मुझसे ताने मारते हुए बात करती थी और कभी भी उसके चेहरे पर अच्छे भाव नहीं होते थे। किसे पता था कि जब वो सीरियस होती है तो वो इतनी मोहक लग सकती है। वो कोल्ड लुक बहुत ही आकर्षक था। कोई हैरानी नहीं कि वही बाद में सबसे बड़ी विलन बनती है और इतने सारे लोग उसके पीछे भागते हैं। म्यू वांटिंग आगे चल रही थी। उसके एक्सप्रेशन गहरे और अनिश्चित थे। अभी जब लिन जिक्सन ने उसका हाथ खींचा था तो उसने उसके हाथ में एक छोटा नोट थमा दिया था। शुक्र है कि गू सिचे ने उसे नहीं देखा, वरना उस ग्रुप के लिए आज वाकई मुसीबत हो जाती। दोपहर की क्लास में मैं पूरी समय म्यू वांटिंग की तरफ पीठ करके सोता रहा। क्लास में बीच बीच में मेरे खर्राटों की हल्की आवाज सुनी जा सकती थी, जिससे म्यू वांटिंग को उस छोटी बिल्ली की याद आ गई जो उसके पास बचपन में थी। म्यू वांटिंग को लगा कि वो थोड़ी पागल हो रही है। क्लास खत्म होने के करीब मैं नींद से बोझिल आंखों के साथ जागा। अंगड़ाई लेने के बाद मुझे फिजिक्स टीचर ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गू सिचे, यहाँ ऊपर आओ, हमें बताओ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैं भला क्या समझा सकता था? मैं हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ अपनी चाइनीज लिटरेचर की किताब को देख रहा था जो मेरी लार से गीली हो गई थी। मेरा चेहरा शर्मिंदा था।
टीचर ने ऐसे एक्सप्रेशन के साथ, जैसे वो पहले से ही जानते हों, कहा, अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो बस खड़े रहो। मैंने अपना सिर खुजलाया और मेरे कंधे झुक गए। जियांग युयाओ गिरे हुए इंसान को लात मारने में बहुत माहिर लग रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और ताना मारा। असल में मैं जियांग युयाओ के साथ बैठता था, लेकिन मैं मू वॉन्टिंग के करीब आने के लिए यहां आ गया था। हमारे रिश्ते टूट चुके थे। अब क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं माना जा सकता था और ये म्यू वॉन्टिंग तो मुझ पर ध्यान तक नहीं दे रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। क्षितिज पर लाल बादल थे जो परतों में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं नज़ारे का आनंद ले रहा था जबकि म्यू वॉन्टिंग मुझे देख रही थी। म्यू वॉन्टिंग ने अपने हाथ में पेन को कसकर पकड़ा और मुझे आह भरते हुए सुना। मैंने नीचे देखा और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, आज रात हम क्या खा रहे हैं? म्यू वॉन्टिंग एक पल के लिए रुकी और बोली, मैं खाना नहीं चाहती। मैं जानता था कि वो यही कहेगी। मैं मुस्कुराया और कहा, मुझे खाना है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मेरा बैंक कार्ड फ्रीज हो चुका था और ड्राइवर को वापस बुला लिया गया था। मुझे खुद ही बस लेनी पड़ी। मेरा घर भी बिकने वाला था। एजेंट के देखने के बाद उसने काफी लोगों से कांटेक्ट किया था जो मेरा घर खरीदना चाहते थे। अगर प्रोसेस जल्दी हुआ तो इस बड़े विला में ये शायद मेरा आखिरी खुशी का समय होगा। मुझे वाकई इसका पछतावा था, लेकिन मैं गू चंकिंग के सामने झुकना नहीं चाहता था। विला 3 मिलियन में बिका और खरीदार गू परिवार का कड़वा दुश्मन था। ये खबर मिलते ही मैंने बिना दोबारा सोचे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जब गू चंकिंग ये खबर सुनेंगे तो वो पक्का विला वापस खरीद लेंगे। वो भला दूसरों को अपने बेटे के पैसे न होने की वजह से घर बेचने के स्कैंडल के बारे में कैसे पता चलने दे सकते थे? मैंने यह चाल बहुत सावधानी से चली थी। पैसे मिलने के बाद मैंने तुरंत म्यू वॉन्टिंग के घर के पास उसी बिल्डिंग में एक घर रेंट पर ले लिया, लेकिन मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि म्यू वॉन्टिंग पलट जाएगी और मेरा मिशन फेल करवा देगी। हर दिन मैं चोरी छिपे म्यू वॉन्टिंग के लिए ब्रेकफास्ट लाता और उसे दिन में 3 बार खाना खिलाने के लिए खींच ले जाता। म्यू वॉन्टिंग ने इसे खामोशी से सहा, कुछ नहीं कहा। हालांकि उसका एटीट्यूड थोड़ा नरम हुआ था। मैं उसके साथ डिनर कर रहा था और मैंने टेंटेटिवली पूछा, तुम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्लान बना रही हो? मू वॉन्टिंग जंगचंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगी क्योंकि वो अपनी माँ से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहती थी। जैसा कि उम्मीद थी उसने इसे नहीं छिपाया और ईमानदारी से जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का नाम लिया। मैंने फिर पूछा, तो तुम कौन सा मेजर पढ़ना चाहती हो? म्यू वॉन्टिंग ने कहा, शायद कंप्यूटर साइंस। मैं कांप उठा। ये ठीक नहीं होगा क्योंकि मेल और फीमेल लीड्स भी कंप्यूटर साइंस मेजर में अप्लाई करेंगे और वे क्लासमेट्स बन जाएंगे। फीमेल लीड की फैमिली बैकग्राउंड और उपलब्धियां म्यू वॉन्टिंग को एक पल में कुचल देंगी, जिससे म्यू वॉन्टिंग की तीव्र कॉम्पिटिटिवनेस जाग जाएगी। यही वो मुख्य पॉइंट है जो म्यू वॉन्टिंग के अंधेरे की ओर बढ़ने का कारण बनता है। मैंने बेपरवाही से कहा, मेडिसिन के बारे में क्या ख्याल है? म्यू वॉन्टिंग दूसरों द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहती थी और जैसा कि उम्मीद थी उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया। मैंने उसे अनसुना करने का नाटक किया और कहा, स्वाभाविक रूप से मेडिसिन एक अच्छा फील्ड है। बाद में जॉब ढूंढना आसान होता है। सैलरी हाई है और स्किल्स बेहतरीन है। तुम्हारी हर जगह जरूरत होगी। सबसे जरूरी बात, लोगों को बचाना एक नेक काम है। शायद ये उसे विलन के टैग से बचने और एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सके। म्यू वॉन्टिंग ने उदासीनता से कहा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा पेट भर गया है। उसने बहुत पहले ही सब समझ लिया था। मैं उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए सिर्फ इसलिए खींच रहा था क्योंकि मुझे उस पर तरस आता था। म्यू वॉन्टिंग मेरी शुक्रगुजार थी, लेकिन वो जानती थी कि बाद में ये सारी चीजें एक मजाक बन जाएंगी। म्यू वॉन्टिंग ने पहले ही सब सोच लिया था। जब मैं आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाऊंगा तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे खत्म कर देगी। मेडिसिन? मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। बचपन से ही उसे महसूस होता था कि वो एक जल्लाद बनेगी। म्यू वॉन्टिंग ने मेरी चिंता करने के बजाय मेरी बात काट दी। तुम अपने खुद के ग्रेड्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे अचानक एक बेहतरीन आइडिया आया। सही कहा, मेरे ग्रेड्स खराब हैं। कैसा रहेगा अगर ऐसा करें? अब से मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और तुम मुझे ट्यूटर करोगी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में आधे महीने से भी कम समय बचा था। टीचर्स पहले ही ढीले पड़ चुके थे। जो पढ़ाना चाहते थे उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी और जो सीखना नहीं चाहते थे उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता था। म्यू वॉन्टिंग ने मुझे गंभीरता से देखा और फिर निष्कर्ष निकाला, बेकार है। मैंने मुंह फुलाया, नहीं, तुम्हें कैसे पता कि ये बेकार है? मैं बहुत स्मार्ट हूं। म्यू वॉन्टिंग ने ताना मारा, इतने स्मार्ट कि तुम हमेशा नीचे से फर्स्ट आते हो। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। मेरे एक्सप्रेशन की वजह से म्यू वॉन्टिंग वाकई एक पल के लिए हिचकिचाई। तभी उसने मुझे बुदबुदाते हुए सुना, क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है कि आखिरी वक्त की रटंत भले ही तेज न बनाए लेकिन दिमाग तो चमका ही देती है? तुमने अभी कोशिश भी नहीं की है। तुम कैसे कह सकती हो कि ये काम नहीं करेगा? म्यू वॉन्टिंग मुझ पर कोई एहसान नहीं रखना चाहती थी,
क्योंकि इस दौरान मेरी वजह से वो वाकई काफ़ी बेहतर तरीके से रह रही थी। आखिरकार वो शाम की सेल्फ स्टडी के दौरान 2 घंटे के लिए मान गई। जैसे ही मैंने उसे राजी होते देखा, मैं तुरंत हंस पड़ा। तो तुमने अब मुझसे वादा कर लिया है? अब पीछे नहीं हटना। म्यू वॉन्टिंग के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा, जैसे वो मेरी रूह के पार देखना चाहती हो। म्यू वॉन्टिंग ने अचानक पूछा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मुझे अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई। तभी मैंने अपने कान में सिस्टम की ठंडी आवाज़ बुदबुदाते हुए सुनी, मैंने तुम्हें पहले ही याद दिलाया था, कैरेक्टर से बाहर मत जाओ। मैं वाकई घबरा गया। बस एक पल बाद मैंने फिर से गर्व के साथ कहा, बेशक, किसे पता, हो सकता है हम फ्यूचर में फिर कभी एक दूसरे को न देखें, इसलिए इस छोटे से समय में मैं तुम्हारी थोड़ी भरपाई कर दूंगा। म्यू वॉन्टिंग ने पूछा, क्या ये अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए है? मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या एक्ट करूं। हाँ कहना भी सही नहीं था और ना कहना भी सही नहीं था। मैंने अपना सिर झुका लिया और एक दुखी चेहरे के साथ कहा, अगर तुम ऐसा सोचना चाहती हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। म्यू वॉन्टिंग के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आई। वो सीधे खड़ी हो गई और बोली, मैं पहले जा रही हूं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने उसकी कौन सी दुखती रग छू दी थी। मैंने जल्दी से चावल का एक निवाला लिया और उसके पीछे भागा। इस दौरान मेरी उन बुरे दोस्तों से अभी भी सुलह नहीं हुई थी। जियांग यू याओ अभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। मुझे फिर से म्यू वॉन्टिंग के साथ इतना प्यारा और चिपका हुआ देखकर जब वो मेरे पास से गुजरी, उसने मुझे पढ़ते हुए देखा। उसने डेस्क खटखटाई और कहा, गू सिचे, क्या तुम्हें वाकई ऐसा करना पड़ेगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब एक टॉप स्टूडेंट बन गए हो? मैंने खाली एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखा और कहा, अपने काम से काम रखो। जियांग यू याओ ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, मैंने सुना है तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, सही है ना? तुमने अपना घर तक क्यों बेच दिया? मैंने ठंडेपन से कहा, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। जियांग यू याओ ने एक कुर्सी खींची और हमारे सामने बैठ गई। मेरी ओर देखते हुए अपनी एक भौं ऊपर उठाई और म्यू वॉन्टिंग से कहा, तुम पैसे पानी की तरह बहाते हो? क्या एक घर बेचना तुम्हारे खर्च के लिए काफी है? कैसा रहेगा अगर तुम मेरी चापलूसी करो? मेरे डैड को तुम्हारे डैड से तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें कहने दो। क्या इस गरीब लड़की के साथ रहने से ज्यादा होनहार बात ये नहीं है? मैंने चिढ़कर टेबल पर हाथ मारा और कहा, क्या तुम्हारा हो गया? ओरिजिनल कहानी में इस इंसान का ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था। अब जब मेरी बारी है तो वो इतनी दखलंदाजी क्यों कर रही है? क्या तुम देख नहीं सकती कि मेरा मिशन टारगेट उदास और अनस्टेबल दिख रहा है, जैसे अभी फट जाएगा? क्या जियांग यू याओ मरना चाहती है? लेकिन मैं अभी जीना चाहता हूं। अगले ही सेकंड म्यू वॉन्टिंग ने आधा अधूरा एग्जाम पेपर मोड़ा और कहा, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रही हूं। वो कभी भी हमारे मामलों में शामिल नहीं होना चाहती थी। जियांग यू याओ ने अपना पैर फैलाया, टेबल के नीचे से म्यू वॉन्टिंग का रास्ता रोकते हुए और ताने मारते हुए बोली, ये क्या है? हमारी टॉप स्टूडेंट को कुछ काम है, किसी के लिए बर्तन धोने या टेबल पर सर्व करने के लिए भाग रही हो? म्यू वॉन्टिंग ने अपने गुस्से को दबाया और ठंडी नजरों से जियांग यू याओ की ओर देखा। यह देखते हुए कि जंग छिड़ने ही वाली है, मैं उन दोनों के बीच आ गया और अधीरता से कहा, जियांग यू याओ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है ना? चलो बाहर चलकर बात करते हैं। जियांग यू याओ ने मेरे चेहरे पर घबराहट देखी और तिरस्कार से मुस्कुरा दी। ठीक है। जब मैं म्यू वॉन्टिंग के बगल से बाहर निकला, क्योंकि रास्ता संकरा था, हमारे शरीर लगभग एक दूसरे से छू गए। म्यू वॉन्टिंग मेरे शरीर की हल्की खुशबू सूंघ सकती थी, जो थोड़ी आकर्षक थी। जब जियांग यू याओ मेरे पीछे बाहर आई तो उसने जानबूझकर अपना सिर पीछे घुमाया और म्यू वॉन्टिंग को उकसाने वाली नजरों से देखा। पता नहीं ये कैसा जादू था, हम अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि म्यू वॉन्टिंग वाकई हमारा पीछा करने लगी। कैंपस की स्ट्रीट लाइट्स के नीचे मैं गुस्से से लाल था। क्या तुम पागल हो? जियांग यू याओ ने अपनी जेब में सिगरेट ढूंढी, एक अपने मुंह में रखी और फिर पूरा पैक मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं म्यू वॉन्टिंग के साथ पढ़ाई कर रहा हूं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? जियांग यू याओ की आवाज तुरंत बढ़ गई। उसने गुस्से के संकेत के साथ कहा, पागल तुम हो गुसिचिन। मैंने तुम्हें उसके साथ मटर गश्ती करने दी, वो ठीक है, लेकिन तुम अब हद पार कर रहे हो। बस एक ही चीज बची है कि तुम उसके साथ रहने नहीं चले गए और तुम पूछते हो कि मेरा इससे क्या लेना देना। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे और तुम्हारे परिवार के बीच शादी की बात तय हो चुकी है? मेरी आवाज अचानक शांत हो गई। मैंने घबराहट में जियांग यू याओ की ओर देखा। मेरा दिमाग उलझ गया था। मैंने जल्दी से सिस्टम से पूछा, क्या ये सच है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब मैं इस दुनिया में आया तो सिस्टम ने मुझे सिर्फ ओरिजिनल ओनर की लाइफ दिखाई थी, जैसे कोई मूवी देख रहा हो। लेकिन कैमरा हमेशा म्यू वॉन्टिंग को फॉलो करता था और मुझ जैसे एक मामूली कैनन फॉडर कैरेक्टर के लिए देखने के लिए वाकई ज्यादा सीन नहीं थे। सिस्टम बहुत बेबस था। मुझे भी इस बारे में नहीं पता। मैं बस समझाने ही वाला था कि मैंने जियांग यू याओ को बोलते सुना, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कैसे दिख रहे हो? तुम एक स्टॉकर की तरह लग रहे हो।
म्यू वांटिंग को नहीं पता ना कि तुम उसके घर के नीचे वाले फ्लोर पर रहते हो। मैं तुम्हें हर दिन चोरी छिपे उसका पीछा करते हुए देखती हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ से ये बहुत दयनीय लगता है। उसने मुझे वाकई बहुत गुस्सा दिला दिया था। मेरे मुंह से तुम्हें इससे क्या शब्द निकले भी नहीं थे कि मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। थोड़ी ही दूर पर म्यू वांटिंग खामोशी से एक अकथनीय एक्सप्रेशन के साथ मुझे घूर रही थी। जियांग यू याओ ने भी मेरा रिएक्शन नोटिस कर लिया था। उसने अपना सिर घुमाया और हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, तो चलो अब सारे पत्ते साफ साफ मेज पर रख देते हैं। जियांग यू याओ ने मुझे घूरते हुए कहा, या तो तुम खुद उससे दूर हो जाओ, या मैं उसे जाने पर मजबूर कर दूंगी, या फिर तुम अपने डैड को बताओ कि तुमने उनके लिए कितनी शानदार बहू ढूंढी है। फैसला तुम्हारा है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और दांत पीसे। म्यू वांटिंग के मुंह के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। गुस्सेचे, तुम भी वाकई कमाल हो। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा आहें भरता रहा। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। ओरिजिनल कहानी में मैं साफ तौर पर सिर्फ एक मामूली सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर था। सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर भी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, एक मामूली राहगीर कहना चाहिए। क्या इस रोमांस कहानी के एक राहगीर को भी शूरा फील्ड प्रेम त्रिकोण का टकराव जैसा ट्रीटमेंट मिलता है? जब मैंने दरवाजे के बाहर आहट सुनी तो मैं चौंक कर बैठ गया। पीपहोल से देखते हुए मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बुरा हुआ। आधी रात को म्यू वांटिंग मेरे दरवाजे पर दस्तक देने क्यों आएगी? म्यू वांटिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं बेचैन और असहज था और इधर उधर देखने लगा। अगर वो अभी कोई कदम उठाना चाहती है तो कम से कम मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए एक पोंछा मॉप तो है। मैंने अपने पास रखे पोंछे को मजबूती से पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। म्यू वांटिंग ने मेरी ओर एक नज़र डाली और मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तुम सच में यहाँ रहने आ गए? मैंने अपनी पीठ सीधी की, रिलैक्स होने का नाटक किया और कहा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, यहाँ घर सस्ते हैं। म्यू वांटिंग काफी देर तक खामोश रही, फिर अचानक बोली, पढ़ना चाहते हो? ऐसा कहने के बाद बिना इस बात की परवाह किए कि मैं क्या सोच रहा हूं, वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस गई। कमरा बहुत खाली था, बस कुछ जरूरी फर्नीचर के अलावा वहां कुछ नहीं था। वो दिखने में बहुत ही सूना लग रहा था। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया और सोफे पर बिखरे हुए कपड़े देखे। उसके मुंह का कोना फड़फड़ाया। वो आगे बढ़ी और कुछ ही सेकंड्स में उन्हें समेटकर साफ कर दिया। घर थोड़ा बिखरा हुआ है, ये बिखरे हुए से कुछ ज्यादा ही है। म्यू वांटिंग ने अपने होंठ भींचे जैसे उसने कुछ न देखा हो और खुद से बात करने लगी। आज शाम की सेल्फ स्टडी के दौरान हमने पूरे 2 घंटे पढ़ाई नहीं की। मैंने देखा कि तुम्हारा एग्जाम पेपर सिर्फ आधा हुआ था। अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो पहले अपना होमवर्क खत्म करो। मैं भी दीवार के पास खड़ा होकर उसे ऑब्जर्व कर रहा था। क्या वो वाकई मुझे ट्यूटर करने आई थी? मेरी थकी हुई आंखों ने आसपास के माहौल को स्कैन किया। जब कंफर्म हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो मैंने थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। म्यू वांटिंग ने इसी बात की वजह से मेरी तरफ देखा। मैंने एक ढीली टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें मेरी मजबूत बाहें दिख रही थीं, जो कैजुअल होते हुए भी एक पुरुषोचित आकर्षण से रहित नहीं थी। तभी म्यू वांटिंग को एहसास हुआ कि रात के समय किसी मेल क्लासमेट के घर आना थोड़ा अनुचित था। म्यू वांटिंग दूसरी तरफ मुड़ी और बोली, खैर छोड़ो, मैं गलत समय पे आई क्योंकि आज का ट्यूटरिंग सेशन मिस हो गया है। मैं कल सुबह की सेल्फ स्टडी के दौरान इसकी भरपाई कर दूंगी। मैंने देखा कि वो जाने वाली है और तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं अपने दिल में साफ तौर पर समझ गया था कि ट्यूटरिंग बस एक बहाना था। वो सिर्फ जियांग यू याओ की कही हुई बात को वेरीफाई करने आई थी। मैं जानता था कि वो खुद पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, इसलिए मैंने आज की बात पर पहल की। मैं समझा सकता हूं। म्यू वांटिंग एक ठंडी हंसी हंसी। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूं। मैंने घबराहट में जवाब दिया, मैं वाकई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं। मैंने बस तुम्हारे घर के नीचे वाला अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। ये देखकर कि वो अभी भी टस से मस नहीं हुई, मैंने हार मानने का फैसला किया और कहा, मैं बस तुम्हारे थोड़ा करीब रहना चाहता हूं, मेरा कोई और इरादा नहीं है। म्यू वांटिंग के एक्सप्रेशन ठंडे पड़ गए। अगले ही पल उसने मुझे सोफे पर धकेल दिया। उसकी भारी आवाज गूंजी, गुस्सेचे, टू टाइमिंग। इससे मुझे घिन आती है। पिछले कुछ दिनों की तुम्हारी अच्छी नीयत के लिए शुक्रिया। अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मेरी वाकई कुछ ऐसी मजबूरियां थीं जो मैं बता नहीं सकता था। मैं बस बेबसी से समझा सका। मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे वाकई शादी के अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। म्यू वांटिंग ने हंसते हुए एक ठंडी सांस ली और कहा, तो फिर उस शादी के अरेंजमेंट का क्या? जब मैं दंग था तभी मैंने उसे कहते सुना, मुझे पसंद करने की कोई वजह तो होनी चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि तुम देखते हो कि मेरे पास कोई पावर या इन्फ्लुएंस नहीं है तो तुम बस मेरे साथ खेल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पीछे वैसे भी जियांग यू याओ का सपोर्ट है? म्यू वांटिंग के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इस पॉइंट पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी और की मंगेतर को छीनना बहुत ही नीच काम लग रहा है। मैंने थूक निगला और शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं कहा।
म्यू वांटिंग ने हाथ बढ़ाया और मेरा कॉलर पकड़कर उसे जोर से झटका दिया। शांत कमरे में कपड़ों के रगड़ने की आवाज बहुत अजीब लग रही थी। म्यू वांटिंग ने ठंडे चेहरे के साथ दांत भींचकर कहा, इस तरह के कपड़े पहनना? क्या तुम जानबूझकर किसी को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? इस बार मैं वाकई घबरा गया और मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। सौभाग्य से बस इंग्लिश और लिटरेचर ही बहुत अच्छे नहीं हैं। थोड़े समय के साथ इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसा सोचते हुए वो खड़ी हो गई। उसने मेरा टेस्ट पेपर अपने स्कूल बैग में रख लिया। मैं पहले इसे ध्यान से रिव्यू करने के लिए घर ले जाऊंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ एक्सरसाइज चुनूंगी। वो तुम्हें मंडे को दे दूंगी। ये सुनकर मैं जो डिस्ट्रैक्ट होकर अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, मैंने आखिरकार ऊपर देखा। शियाओ क्विंगुआन, तुम मेरे ग्रेड्स की इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या होगा अगर इसकी वजह से तुम्हारे अपने ग्रेड्स गिर गए तो? शियाओ क्विंगुआन ने अपनी पैकिंग रोक दी। तो फिर उन्हें थोड़ा गिरने दो। अगर वे बहुत ज्यादा हाई रहे तो मुझे डर है कि तुम मुझे कैचअप नहीं कर पाओगे। मेरा एक्सप्रेशन एक पल के लिए जम गया। एक पल बाद मैं हंसा। फिर तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या मैंने 500 के स्कोर के साथ भी तुम्हें जीत नहीं लिया था? शियाओ क्विंगुआन धीरे से फुसफुसाई। मैं स्कोर्स की बात कर रही थी। ऐसा कहकर उसने अपना कैनवास बैग कंधे पर लटकाया और चली गई। 10 मिनट बाद शियाओ क्विंगुआन बस में पीछे की तरफ अकेली बैठी थी। उसने अपने हाथों में मौजूद स्टफ्ड बनी को देखा। वो थोड़े सोच में डूबी हुई थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसने उसे लगभग इसे प्रोसेस करने में असमर्थ कर दिया था। जियांग याओ की कहानियों में उसका फ्यूचर इतना सुंदर था कि किसी भी लड़की को जलन हो जाए। इतना ज्यादा कि उसे अब भी लग रहा था कि ये रियल नहीं है। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या मैं वही इंसान जिससे उसे 27 या 28 की उम्र में प्यार हो सकता है, वाकई वही लड़का था जिससे उसे हर उम्र में प्यार हो जाता, चाहे वो उससे कभी भी मिलती। लेकिन शियाओ क्विंगुआन फिर भी इस बारे में बहुत खुश थी। शियाओ क्विंगुआन ने उस स्टफ्ड एनिमल के कान मरोड़े। मम्मी, इतने साल बीत गए और आपके अलावा किसी और ने मुझे एक छोटा खरगोश दिया है। आधे घंटे बाद शियाओ क्विंगुआन कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। फिर उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी जेब से चाबी निकाली। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब था। सिर्फ उसकी स्टेपमदर शियाओ ज़ीकिंग लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। शियाओ क्योंग के कमरे का दरवाजा कसकर बंद था। टीवी का वॉल्यूम भी बहुत कम था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर शियाओ ज़ीकिंग उसकी तरफ मुड़ी। युआन युआन, आओ और यहां बैठो। शियाओ क्विंगुआन एक पल के लिए हिचकिचाई। आखिरकार वो आज्ञाकारी बनकर सोफे पर बैठ गई। शियाओ ज़ीकिंग ने टीवी को पूरी तरह म्यूट कर दिया। फिर उसने अपनी नाम मात्र की बड़ी बेटी को ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम आज सुबह पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रही हो, लेकिन तुम्हारी बहन आज दोपहर वापस आई और उसने कहा कि तुम असल में एक लड़के के साथ बाहर गई थी। शियाओ क्विंगुआन ने मना नहीं किया। उसने जवाब में सिर हिला दिया। असल में वो जानती थी, अगर उसने इसे स्वीकार नहीं किया होता तो शियाओ ज़ीकिंग शायद इसमें और दिलचस्पी नहीं लेती। लेकिन किसी वजह से शियाओ क्विंगुआन मेरे बारे में चीजें छिपाना नहीं चाहती थी। शियाओ ज़ीकिंग को भी उसके मान लेने की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने आगे बढ़ने से पहले काफी देर तक पॉज लिया। मैंने क्योंग से सुना है कि वो लड़का बहुत डिसेंट नहीं लगता। युआन युआन, तुम उस तरह के सामान्य रूप से सीरियस थी, उसकी सामान्य हिचकिचाहट जैसी नहीं। शियाओ ज़ीकिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो उसके एटीट्यूड से नाखुश थी। मैंने अभी तक तुम्हारे पिता को इस बारे में नहीं बताया है। उन्हें परेशान मत करो। तुम्हें उससे अब और मिलने की इजाजत नहीं है, समझी? तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। तुम बहुत स्टेबल हो और अब तुम एडल्ट हो चुकी हो। तुम्हारे पास ये देखने की एबिलिटी है कि कौन दोस्त बनने के लायक है। इस बार शियाओ ज़ीकिंग वाकई थोड़ी गुस्से में थी। क्या ये बच्ची बात नहीं मान सकती? मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हें धोखा दिया जाएगा। क्या तुम ये जानती हो, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो, लेकिन अभी नहीं। मम्मी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं, तुम्हें पता है। शियाओ ज़ीकिंग गुस्से में थी। बिना सोचे समझे उसके मुंह से ये निकल गया, लेकिन कहने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वो शब्द बहुत इनएप्रोप्रिएट थे। उसके होंठ हिले। अंत में उसने और कुछ नहीं कहा। फिर वे दोनों बस चुपचाप सोफे पर बैठी रहीं। टीवी पर चल रही साइलेंट इमेजेस के अलावा सब कुछ जैसे थम गया था। आखिरकार शियाओ क्विंगुआन अपना स्कूल बैग पकड़कर खड़ी हो गई। आंटी, प्लीज गुस्सा मत होइए। प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स दूंगी तो मैं निश्चित रूप से आपको और डैड को शर्मिंदा नहीं करूंगी। मम्मी से आंटी में बदले हुए संबोधन को देखते हुए शियाओ ज़ीकिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। वो जानती थी कि उसके पिछले शब्दों ने सामने वाले को बहुत गहरा दुख पहुंचाया है।
उसने बस बेबसी से शियाओ क्विंगुआन को अपने कमरे में जाते हुए देखा, फिर उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। असल में ऐसा नहीं था कि शियाओ ज़ीकिंग ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने, उसे अपनी सगी बेटी की तरह पालने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब भी शियाओ ज़ीकिंग उसका लगातार सुंदर होता चेहरा देखती, उसे उसकी मृत माँ की याद आ जाती। काफ़ी देर बाद उसने एक आह भरी, युआन युआन एक बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है। इतने साल हो गए हैं, मैं बस उसे प्यार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? शाम को मुझे जियांग याओ को टाइम ट्रैवल के बारे में समझाने में 4 घंटे लग गए। इसे क्लियरली समझाने के लिए मैंने उसे डोरेमोन के कई एपिसोड भी दिखाए। इसलिए अगली सुबह जब मैंने जियांग याओ से पूछा तो उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, जियांग याओ डोरेमोन को जानती है, जो टाइम मशीन में फ्यूचर से मम्मी और डैड के सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए आया था। मम्मी और डैड के अलावा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर उसे अपनी आंटी के घर ले गया। जब हम अंदर पहुंचे तो जुंग लिंगलिंग ने मेरे पीछे अजीब तरह से देखा। तुम अकेले क्यों हो? वो दूसरी लड़की कहाँ है? मैंने शांति से कहा। उसका घर बहुत दूर है, इसलिए कल रात उसने मुझसे उसकी देखभाल करने को कहा था। छोटी दादी, जुंग याओ ने आवाज़ दी। गुड मॉर्निंग। जुंग याओ की आवाज़ सुनकर जुंग लिंगलिंग थोड़ी हैरान रह गई। क्या तुमने उसे ये सिखाया? मैंने मुस्कुराकर समझाया। मुझे नहीं पता था कि उसे आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए, इसलिए मैंने उससे वही कहलवाया जो मेरी बेटी कहती। जुंग लिंगलिंग ने एक पल के लिए सोचा और उसे बुरा नहीं लगा। इस तरह से बुलाना काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा उसे इस छोटी बच्ची के लिए एक नेचुरल अफेक्शन महसूस हुआ। जुंग याओ, तुम आज छोटी दादी के साथ खेलो, ठीक है? तुम्हें अच्छी बच्ची बनकर रहना है। डैड तुम्हें आज रात लेने आएंगे। जुंग याओ ने धीरे से जवाब दिया। ठीक है। फिर आज्ञाकारी ढंग से जुंग लिंगलिंग के पास गई और उनका हाथ थाम लिया। आंटी, आप इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे थोड़ा पढ़ना और लिखना भी सिखा सकती हैं। वो प्राइमरी स्कूल की उम्र की है। जुंग लिंगलिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया, और जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि छोटी बच्ची भी ऊपर उसकी ओर देख रही थी। अपनी छोटी दादी की नज़र देखते ही जुंग याओ प्यार से मुस्कुराई। छोटी दादी, जुंग याओ एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। टीचर्स मुझे हर दिन छोटे फूल देते हैं। ये सुनकर जुंग लिंगलिंग मेरी तरफ घूरने के लिए मजबूर हो गई। क्या उसे ट्रैफिकर्स ने किडनैप नहीं किया था? और वो स्कूल भी जाती थी? स्कूल? मैंने अजीब तरह से अपने हाथ फैला दिए। मुझे लगता है कि किडनैपर्स को भी कंपलसरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता है। जुंग लिंगलिंग ने मुझे घूर कर देखा। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो किसी किडनैपर जैसे लगते हो। ठीक है, अब जल्दी करो और स्कूल जाओ। मेरे जाने के बाद मेरी आंटी मुस्कुराई और छोटी बच्ची की तरफ देखा। जियांग याओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? छोटी दादी, मेरा नाम जियांग याओ है। यह सुनकर जुंग लिंगलिंग की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। जियांग याओ का सरनेम भी जियांग है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची को एक बार फिर ध्यान से देखा। वो जितना ज्यादा देखती, वो लड़की उतनी ही मुझसे मिलती जुलती लगती जब मैं छोटा था, और उसकी आंखें उस लड़की जैसी थीं जो उस दिन उसके साथ आई थी। किसी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हुए जुंग लिंगलिंग को अचानक ये सब बहुत अजीब लगा। दूसरी तरफ जैसे ही मैं स्कूल वापस पहुंचा, मुझे शियाओ क्विंगुआन का एक मैसेज मिला। मैं शायद इस हफ्ते तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाऊंगी। प्लीज मेरी तरफ से जियांग याओ से माफी मांग लेना। मैंने एक पल के लिए सोचा और लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर वो रॉकेट क्लास की टॉप स्टूडेंट है। उसका थोड़ा बिजी होना नॉर्मल है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ एक्सरसाइज सेट्स और कुछ चीजें ऑर्गेनाइज की हैं। तुम उन्हें देख लेना। जब मैं फ्री होंगी तो तुम्हें दे दूंगी। एक टॉप स्टूडेंट वाकई टॉप स्टूडेंट ही होती है। काम को टालने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सोचते हुए मैंने स्कूल के बाद एक रिप्लाई टाइप किया। शियाओ क्विंगुआन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरे डैड आज मुझे लेने आ रहे हैं। मैं थोड़ा हैरान था। हम हाई स्कूल में हैं और उसे अभी भी अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है पिक करने के लिए। इसके तुरंत बाद मेरा एक्सप्रेशन समझदारी वाले भाव में बदल गया। उसकी स्टेप सिस्टर ने ज़रूर घर जाकर कुछ बकवास की होगी। ये सोचकर मैंने फिर से रिप्लाई किया, मैं फिर किसी फीमेल क्लासमेट को इसे लेने के लिए कह दूंगा। ऐसा कहने के बाद मैंने उसके रिप्लाई का इंतज़ार नहीं किया और तुरंत अपना फ़ोन रख दिया। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने अगली डेस्क पर ली यूयू को देखा, जो मुझे बहुत तेज़ नज़रों से घूर रही थी। मुझे अपनी तरफ देखते देख उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुमसे कुछ मैथ्स प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना चाहती थी। तुम इतने फोकस थे कि मैं खुद को कुछ बार देखने से रोक नहीं पाई। मैंने अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, जब तक वो चिड़चिड़ी ओल्ड आंटी चेनहाओ इसे ना देख ले। हालांकि लीयू जानती थी कि ताक झांक करना गलत था, लेकिन जब उसने रिसीवर का नाम शियाओ क्विंगुआन देखा तो वो अपनी नज़रें नहीं हटा पाईं। इसमें मेनली वो सेंटेंस था, मैं शायद इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगी।
ली को लगा कि अगर उसने आगे पढ़ा तो शायद कुछ ऐसा हो जो बच्चों के लिए सूटेबल न हो। इस पल मैं बोल पड़ा, यूयू नूना, क्या तुम ऊपर जाकर शियाओ क्विंगुआन को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? उसके पास कुछ है जो वो मुझे देना चाहती है। ली यूयू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम लोग साथ सो चुके हो? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मुझे लगा कि ये बुरा हुआ। मैंने जल्दी से खुद को करेक्ट किया, नहीं, हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। लेकिन ली यूयू को साफ तौर पर मुझ पर यकीन नहीं हुआ। अगर तुम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हो तो मैं चेन्हाओ को बता दूंगी। मैं घबरा गया। ऐसा मत करो, ली। यूयू ने एक चालाकी भरी मुस्कान दी। तो मतलब सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं हो? ये देखकर मैंने जल्दी से अपना ट्रम्प कार्ड खेला। यूयू नूना, एक सिम्प के मामलों की चिंता मत करो। ली यूयू ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक सिम्प? लेकिन मुझे लगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। मैंने शांति से जवाब दिया, सिम्प्स के भी तो रैंक्स होते हैं, है ना? जबकि ज्यादातर लोग टेबल पर बैठने के लायक नहीं होते, कुछ को कभी कभी बचे कुचे टुकड़े खाने को मिल जाते हैं। हालांकि ये बेतुका लग रहा था, लेकिन ली ने फिर भी दयालुता से होचिन को याद दिलाया, एक सिम्प और एक प्रिंस कंसॉर्ट एक ही टेबल पे बैठे हैं। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैंने उसे भी यही बात बताई है। वो नहीं सुनेगा, और अगर उस लड़की को पता चला कि मैं सिम्पिंग कर रहा हूं तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। ये सुनकर ली यूयू का चेहरा उतर गया और वो अपनी सीट पर वापस चली गई। क्या तुम इससे ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? लेकिन अंत में वो बहुत जनरस निकली और उसने मदद की। हालांकि जब उसने वो वर्कबुक देखी जो शियाओ क्विंगुआन ने उसे दी थी तो वो खुद को टोकने से नहीं रोक पाई। इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो होचिन की कोशिशें बेकार हैं। शियाओ क्विंग